discussion is to discuss our history optional exam. Here we are going to discuss our syllabus in a detailed manner. That we are also going to discuss all the sources which are used for history optional. Then how to attend or how to attempt the questions so that you can fetch good marks more than 280 actually. Then there are some of the other sources rather than standard books which you can use to improve your marks. And actually these sources are very interesting that we will discuss later on. तो सबसे पहले हमें दोनों भाषा में हम बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। सबसे पहले आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस। देन आई ऑलवेज से दैट कि जो आप सिलेबस है वो हमेशा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की जो यूपीएससी की तरफ से आती है उससे हमेशा उसे आपको प्रिंट आउट या फिर कॉपी करे। वो इसलिए कि कई बार कोई भी टॉपिक है वो जो दूसरे सोर्सेस से आप उठाते हो तो कई बार मिस हो जाता है जब बाकी टॉपिक्स के साथ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप नोटिफिकेशन से उठाएं। लेकिन ये जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करा है कुछ टाइम पहले सिलेबस, ये मैंने कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसलिए ताकि हम इसको इजीली ब्रेकअप करके इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसलिए ये जो आपको जो सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा ये नोटिफिकेशन से थोड़ा डिफरेंट है, बट होलिस्टिक है, सब टॉपिक्स कवर्ड हैं और एरर फ्री है जितना पॉसिबल हो सका है मुझसे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल के दो एग्जाम होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं और आपको 3 घंटे में पेपर लिखना होता है एंड सेम डे होते हैं एंड बीच में कुछ टाइम की ब्रेक होती है। तो यहाँ पे एक जो सेफ स्कोर माना जाता है, आपको 280 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि आपका अच्छा एक रैंक आ सके। ये आपका मोटिव रहना चाहिए यहाँ पे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी एग्जाम के लिए कि आपको उसका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा। उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, कम से कम ऑप्शनल में तो 20 साल के, उनको आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करके उनको अंडरस्टैंड करना है। और हिस्ट्री ऑप्शन में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि इसमें क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, तो ये आपको एज इट इज इवन रिपीट हो जाते हैं। तो ये एक हिस्ट्री ऑप्शन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा तीसरा ये पॉइंट कि ये जो हिस्ट्री ऑप्शनल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट आपको प्रीलिम्स में पढ़ने को मिलता है, फिर आपको ऑप्शनल में भी पढ़ने को जीएस का जो पेपर वन है उसमें भी पढ़ना होता है, फिर इंटरव्यू के दौरान भी आपसे हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक तरह ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा जब हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करते हैं तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि इसमें मार्क्स कम आते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो स्कोर है अगर आप इसमें अच्छा लिखोगे तो बहुत अच्छा स्कोर आता है। और ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि वही के 30-40% जो सिलेबस है आपको प्रीलिम्स जीएस वन के लिए पढ़ना ही है, तो वो जो 60% ऑलमोस्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। बाकी इसके सोर्सेज बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, तो कोई सोर्सेज की इवन हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी में भी कमी नहीं है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर अब डायरेक्टली हम आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री जो पेपर वन होता है, एक जो फर्स्ट पेपर है उसमें दो मॉड्यूल आएंगे, एक तो एंशियंट हिस्ट्री का, दूसरा मिडिवल का, और एक 50 मार्क्स का मैप का फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो कंपलसरी भी होता है, मतलब उसको आपको करना ही होता है। वी नो के 8 क्वेश्चन अराउंड होते हैं ऑप्शनल के एक पेपर में, और आपको लगभग 5 करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है एंड बी सेक्शन में भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है। तो ये जो मैप का क्वेश्चन है सबसे पहले ये कंपलसरी में आता है। तो मैप को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो थोड़ी अलग है बाकी एग्जाम बाकी जो पूरा सेटअप है एग्जाम का। तो अभी हम डिस्कस करना शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के सिलेबस से। तो एंशियंट हिस्ट्री को हम क्रोनोलॉजिकली डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो मोटे मोटे कहा जाए तो 13 टॉपिक्स है जिनको हमें इसमें पढ़ना है। फिर मिडिवल की बात करी जाए तो 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब मेन जो टॉपिक है 7 है उसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद मॉडर्न में लगभग 15 टॉपिक है, सबसे बड़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मॉडर्न ही है क्योंकि उसमें काफी डाइवर्स टॉपिक्स हैं और बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। और फिर अब बात आती है वर्ड की। वर्ड में अराउंड 11 टॉपिक्स है, बट वर्ड का सबसे बड़ा, वर्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये होता है कि इसमें बहुत क्वेश्चन रेपिटेटिव ही होते हैं। बहुत कम ऐसा होएगा कि जो क्वेश्चन है वो न्यू या इनोवेटिव आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये एक आपको जो बिगर पिक्चर है वो हिस्ट्री ऑप्शनल की ये है। तो अब हम सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो टॉपिक उसका नाम है सोर्सेज। तो सोर्सेज मतलब कि हिस्ट्री जो आप पढ़ने जा रहे हो
एंशियंट हिस्ट्री, इसके सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा हिस्ट्री के एग्जाम के लिए। तो उसमें सबसे पहले तो आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जानने पड़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं टाइम जहाँ के दौरान उन्हें मिलते हैं। तो एक तरह की फिजिकल जो एविडेंस मिलते हैं, कोई पॉटरी मिल गई कहीं से, कोई सिविलाइजेशन के जैसे आप कह सकते हैं कि अ, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसमें जो एक्सकवेशन के दौरान बहुत कुछ देखने को मिला है। तो वो ऐसे सोर्सेज को आप डिस्कस करेंगे। देन लिटरेरी सोर्सेज की बात होती है। लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि इसमें भी दो पार्ट है, एक तो इंडिजिनस जो भारत में ही लिखे हुए हैं, जैसे आप बात करोगे अर्थशास्त्र की बात कर लोगे, और भी बहुत सारे मुद्रा राष्ट्र है उसकी बात करोगे। फिर उसके बाद कुछ फॉरेन अकाउंट्स हैं उस टाइम के जिनको आपको डिस्कस करना गया। उसमें इंपॉर्टेंट ग्रीक, चाइनीज एंड अरब जो राइटर्स है ना, उनकी राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जो जैसे पलिनी की है, स्ट्रेबो की है, इन सब की है। तो कुछ कुछ जो जर्नल्स हैं इसके अलेक्जेंडर के, उनकी भी कुछ राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे उनको डिस्कस करेंगे। फिर जो सेकंड टॉपिक है उसमें उसमें आता है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो होती है जब राइटिंग जो डिसाइफर्ड नहीं हुई है, मतलब जब इंसान को राइटिंग की नॉलेज नहीं थी, लिखने की या स्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं थी, तो उससे पहले, जिसमें जो स्टोन एज है जैसे पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक, मेगालिथिक, इन सबको कवर करा जाएगा, तो उसमें आपको वो जानना है। फिर प्रोटो हिस्ट्री होती है जिसमें स्क्रिप्ट तो थी लेकिन अभी तक डिसाइफर नहीं जैसे हो पाई, जैसे आप इंडस वैली की स्क्रिप्ट की बात कर सकते हो। देन आफ्टर दैट एक हिस्टोरिकल फेज आता है। हिस्टोरिकल फेज जिससे हमें कंप्लीट रिटन एविडेंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप मेंशन कर सकते हैं जैसे कि आफ्टर वैदिक एज, वैदिक एज से लेके जो जैसे ऋग्वेद फर्स्ट आपका रिटन एविडेंस मिलता है, तो उसके बाद में। तो इसके बहुत सारे सब पार्ट्स है जो डिटेल में जब हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तब पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री ऑप्शन, बिकॉज इसमें से हर साल किसी ना किसी प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, GS1 हो गया, इनमें कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, बहुत वास्ट एक सिविलाइजेशन है। एक ओल्डेस्ट अभी तक की सिविलाइजेशन जो हमें मिली है भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसका एक्सटेंट सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ से लेके ये कहाँ तक थी। उसके बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि उसमें से हमें क्या क्या, कहाँ कहाँ से क्या मिलता है। हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदारो से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला, तो ये सब लोथल से जैसे वो डॉकयार्ड मिलता है। तो ये सब, फिर उसके अलावा हमें उसके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक उसके जो फीचर्स थे उनको जानने को मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार इसमें पूछा जाता है, वो हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी ऐसे एलिमेंट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आज भी देखने को मिलते हैं। तो उसमें आप टाउन प्लानिंग जो ग्रेड पैटर्न पे बनी हुई है उसकी हम बात करते हैं। जैसे कुछ सिटीज है लाइक चंडीगढ़ हो गया, ये आज भी उसी मॉडल पे बनी हुई है। तो ऐसे आप, फिर जो वहां पे कालीबंगा में यज्ञ जो करने के वो मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। पिट जो ड्वेलिंग मिली है ऊपर कश्मीर में, बुरजाओं में एक्चुअली, तो वहां ऐसे ऐसे एविडेंस दे सकते हो। फिर उसके बाद डिक्लाइन उसका क्या हुआ, डिक्लाइन के रिलेटेड बहुत सारी थियोरीज हैं। और पांच छह आपको कम से कम जो हिस्टोरियन है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उनके आप अगर एविडेंस, उनकी थियोरीज दोगे तो आपका एक बहुत ही मैच्योर एंड स्टैंडर्ड आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह ये सबको आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसकी आर्ट एंड आर्ट जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। फिर उसके बाद बात आती है क्रोनोलॉजिकली अगर डिस्कस करें तो आर्यन एंड वैदिक एज की पीरियड की बात आती है। उसमें एक अर्ली वैदिक पीरियड है, एक लेटर वैदिक पीरियड है। तो आप उन दोनों को वन बाय वन उनको डिस्कस करना होगा कि पहले में क्या था, फिर सेकंड में क्या था, और दोनों में चेंजेस क्या आती हैं। पहले जो ऋग्वैदिक एज है उसमें ऋग्वेद और कुछ और लिटरेरी सोर्सेज आप उनका जिक्र करोगे। फिर जो लेटर वैदिक है उसमें जो तीनों वेद है अलग से वो लिखे गए, ब्राह्मणा लिखे गए, उपनिषद, इन सबको आप मेंशन करोगे कि उस टाइम में क्या हुआ। फिर कुछ कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि जो लेटर वैदिक एज में जो डिक्लाइन आता है स्टेटस ऑफ वुमेन से लेके, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से लेके, कि कैसे किंग जो है वो एक मोनार्किकल या एक स्ट्रॉन्ग पावर के तौर पे आता है, और उससे पहले एक तरह का के लोग ही चुन के बनाते थे। तो ये सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आता है पीरियड ऑफ महाजनपद और पोस्ट वैदिक पीरियड। तो हमें पता है, हम पढ़ेंगे ये भी कि ये जो 6th सेंचुरी BCE है उसमें कुछ जो महाजनपद है, 16 महाजनपद जो इम्पोर्टेंट है, उनका जिक्र आता है। जैसे भगवती सूत्र में उनका जिक्र आता है, तो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनमें भी जिक्र आएगा।
कि कैसे ये जो इनका राइज होता है धीरे धीरे, और फिर इनका ग्रेजुअली जो एक कुछ पावरफुल एम्पायर्स होते हैं, जैसे मगध की एग्जाम्पल दी जाती है, वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने बाकी एम्पायर्स को कैप्चर कर लिया या सिमुलेट कर लिया खुद में। तो फिर इसमें आपको ये डिस्कस करना है। फिर उसमें कुछ रिपब्लिक्स थे, लाइक मल्ला एंड वज्जी जो है उसमें महाजन पद है, वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स थी उनमें। मतलब वो असेंबली थी, लोगों द्वारा चुने जाते थे, चेंज होती थी गवर्नमेंट। ट्राइबल मोनार्की का एक तरह का कॉन्सेप्ट आता है कि उस तरह से था। फिर आपको एक मैप बना के ना उनको, उनकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से जाननी इसलिए जरूरी है कि जब आप उनके कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ोगे ना, कि कैसे काशी को कैप्चर करा गया, हरण्य की जो डायनेस्टी है वो काशी को कैसे, उससे पहले डाउरी में मिलता है, फिर जो अजात शत्रु है उसे कैसे कैप्चर करता है, तो वो आपको समझने में जो मैप्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। तो बाद में एक क्वेश्चन बार बार प्रीलिम्स में भी दो बार एक पहले आया, फिर अगले साल सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो बुद्ध से रिलेटेड कौन कौन सी किंगडम्स हैं या एरियाज है, तो वो भी इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा आपको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। तो बुद्धिज्म जैनिज्म की एक तो रेलेवेंस इसमें भी प्रीलिम्स में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर साल या एक साल छोड़ के इसमें से टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो एक तरह इन टॉपिक्स को उनके स्कूल्स कौन से हैं, सेक्ट्स कौन से हैं, सब सेक्ट्स कौन से हैं, आइडियोलॉजी कौन सी है, फिर इसके अलावा आप ये डिस्कस करोगे कौन सी काउंसिल्स होती है, किसके अंडर होती है, फिर कौन सा सोल के कंसेप्ट को मानता है, कौन सा नहीं मानता है, कौन सा कर्म को मानता है, ट्रांसमाइग्रेशन को, ये सबको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ईरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन एंड देयर इम्पैक्ट। तो वही जो डेरियस का एम्पायर था और बाकी जो जैसे जर्जस है उसका एम्पायर है, इन सबको आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा कि कैसे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ। ये इवन जो ईरानियन एम्पायर था वो तो भारत की मतलब लगभग इंडस तक पहुंच गया था एक टाइम पे, जो उनके क्षत्रप थे, तो ये एक जो सिंध का रीजन है वो भी उसमें सिमुलेट हो जाता है। फिर इसके बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर तो लगभग इसे तो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए ही करिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जितने भी रूलर है, आपको शुरुआत करनी है चंद्रगुप्त से लेके मौर्य से लेके फिर बृहद्रथ, जो जिसके बाद बाकी डायनेस्टीज आ जाती हैं, तो इनको डिस्कस करना पड़ेगा। तो मौर्य का जो सबसे पहले आपको पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, उनकी टाउन प्लानिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स, जितने भी जैसे मैसिडोनिया के साथ उनके कनेक्शंस थे, फॉरेन अफेयर्स, ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा फिर अशोका का यहाँ पे आ जाता है। तो जो अशोक है उसकी जो एडिक्ट्स मिलती हैं अलग अलग रीजन्स पे, अशोक का धम्मा क्या है, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि जो अशोक है वो कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज्म में, लेकिन एक सेक्शन ऑफ हिस्टोरियन है जो इस चीज में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ एक उसे बुद्धिज्म को या धम्मा पॉलिसी को एक पॉलिटिकल जो पॉलिसी है उसकी तरह यूज कर रहे थे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए थे। उसके वो बहुत सारे एविडेंस देते हैं, तो ये सब चीजों को भी आपको पढ़ना होगा। फिर लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि डिसइंटीग्रेशन इस एम्पायर का कैसे होता है। फिर आपको पोस्ट मॉडर्न एम्पायर की बात होती है, उसमें शुंगा, कनवा, ग्रीक, शाका, कुशाना, इन सबको पढ़ेगा पड़ेगा। और कुशाना में एक सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कनिष्क है, उसको आपको पढ़ना होगा। उसके टाइम में बहुत सारा राइज होता है आर्ट एंड कल्चर में, पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग होती है रीजन में, तो इन सबको पढ़ना पड़ेगा। ये सब आपको पढ़ने के बाद आप आएंगे अर्ली। फिर इसमें आपको जो बाकी एम्पायर्स हैं, लाइक ईस्ट इंडिया से लेके खारवेल का एम्पायर हो गया, तो फिर तकवाहना पढ़ने पड़ेंगे। तकवाहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जब ये मॉडर्न एज का डिक्लाइन होता है तो उसके बाद कुछ बहुत सारे एम्पायर्स का राइज होता है पेरिफेरल एरियाज में। तो तकवाहना उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है। फिर लैंड ग्रांट्स का भी बोला जाता है कि वो तकवाहना से ही स्टार्ट करे हैं। तो ऐसे जो बिग पिक्चर है, जो बिगर टॉपिक है वो है। फिर इम्पोर्टेंट आपको गुप्ताज, वाकटक, जो और वरदान, वरदान में जो हर्षवर्धन है उनकी जो है उनको आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये सबका उसके टाइम पे, फिर आपको जो उस टाइम पे चाइनीज कुछ ट्रेवलर्स आए थे, लाइक ह्यून सैंग आए हैं, और जी जियांग जो आते हैं, इन सब का आइजिंग आते हैं, इन सबको आपको वो भारत के बारे में क्या लिखते हैं उस टाइम के प्रेवलेंट जो लॉ एंड ऑर्डर थी रीजन के, बुद्धिज्म का उस टाइम क्या सिचुएशन थी, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर कुछ रीजनल स्टेट्स आपको पढ़नी होगी। रीजनल स्टेट में कदम, पल्लवा वगैरह को एक्चुअली जब हम सदर्न इंडिया को एज कलेक्टिवली जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये चोला, चेरा, पांड्या जो तीनों किंगडम्स है वो कवर हो जाएंगी। फिर जो चालुक्याज हो जाएंगे, वेस्टर्न चालुक्याज, ईस्टर्न चालुक्या, वो कवर हो जाएंगे। फिर उसके अलावा
मतलब जितने भी ये उसको आप नीलकंठ शास्त्री की जो एक बुक है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, उसको जरूर पढ़िए। चाहे आप उसे रेफरेंस के तौर पे पढ़िए चाहे डिटेल में, क्योंकि उस बुक की ये रेलेवेंस है कि उसमें इस जो टॉपिक है, जो सदर्न इंडिया के पूरे उस टाइम के एम्पायर थे, उनको बहुत अच्छे से समझाया गया और बहुत ही एक ऑथेंटिक सोर्स भी उसे माना जाता है। फिर अर्ली मिडिवल इंडिया की बात आ जाती है 750 के लेके 1200 एडी तक। तो उसमें ना बहुत सारे, एक तो इसमें भी फिर कॉन्फ्लिक्ट का ही टाइम आता है। कुछ हिस्टोरियन अगेन यही मान रहे होते हैं कि इस टाइम तो डिक्लाइन हुआ, हर चीज में डिक्लाइन होता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रेड वाइज सब डिक्लाइन होते हैं। लेकिन आ, बाद में कुछ हिस्टोरियन ऐसे भी है जो बहुत सारे एविडेंस देते हैं कि नहीं, इस टाइम डिक्लाइन नहीं हो रहा था, जबकि सोसाइटी इस टाइम प्रोग्रेसिव ही थी। तो फिर बाद में आइडिया कुछ आपको जो रिलीजियस फिलोसफी थी, लाइक 6 स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट में जो रामानुजाचार्य हो गए, फिर उनका विशिष्ट अद्वैत पढ़ना पड़ेगा, माधवाचार्य हो गए, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। और इस टॉपिक में जो मुझे भी एक चीज फील होती थी, जहाँ कंफ्यूजन सबसे बड़ी आती थी, कि इसमें ना मिक्स बहुत हो जाता है कि एक की आइडियोलॉजी दूसरे में मिक्स हो गई जहाँ समझने में। तो इस टॉपिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप इसका कहीं से अगर आप अपने नोट्स बनाने में बिलीव करते हैं तो आप अपने नोट्स बनाइए, नहीं बना सकते तो कहीं से एक कंसाइज फॉर्म है जहाँ पे इनको बड़े अच्छे से समझा रखा हो। और उनका जो एक सिस्टर आइडियोलॉजी भी है कि ये जो फिलोसफी है वो उससे लिंक्ड है, उन सबको भी आप डिटेल में लिखिए। जहाँ मैं प्रेफर करती थी कि अपने हाथ से लिखूं, और उसको जब आप बार बार रिपीट करके पढ़ोगे ना तो तब ये याद होंगे, वरना इसमें कंफ्यूजन होने का स्कोप बहुत ज्यादा रहता है। फिर भक्ति सूफी सेंट्स को पढ़ने के बाद आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना है कि उस टाइम जहाँ जो मिडिल एज जिसको बोल रहे हो, जहाँ अर्ली मिडिवल एज है, उसमें साइंस एंड मैथमेटिक्स जहाँ ऐसे कुछ जो एरियाज हैं उनमें क्या डेवलपमेंट होती है। तो फिर इसके अलावा आपको कुछ कुछ सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, लाइक कलहन की राजतारिंगिनी, अलबरूनीज इंडिया, इन सबको पढ़ना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये लोग उस टाइम के भारत के बारे में क्या बोलते हैं। फिर एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री राइटिंग इंडिया में प्रेवलेंट थी उस टाइम के नहीं। और फिर आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो आप जीएस पेपर 1 में भी पढ़ोगे, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो चोला का आर्किटेक्चर आता है, जो नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसकी बात होती है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये है जो मोटा मोटा एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस है। इसमें अगर आपको अभी कोई डाउट्स है तो आप पूछिए। सिलेबस के बाद अभी हम सोर्सेज डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड सिलेबस में, तो अभी आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री। एनी डाउट्स? ओके। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए। वो इसलिए कि अभी जैसे मैंने 13 टॉपिक लगभग डिस्कस करे, और अगर आप इन 13 टॉपिक के लिए कोई एक बुक या दो बुक पढ़ेंगे तो आपको इनको रिवाइज करने में, याद रखने के लिए बहुत इजी होएगा। लेकिन अगर आपने बहुत सारे इसके लिए सोर्सेज यूज करे तो बहुत चांसेस है कि आप या तो मिक्स कर दोगे, जहाँ जब आप एग्जाम लिख रहे होगे तब उस टाइम भूल जाओगे। तो कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज जो मैं प्रेफर करती हूँ, जो आपको सजेस्ट करूंगी, वो यही है। सबसे पहले तो आप आर एस शर्मा जो एनसीईआरटी है उनकी एंशियंट इंडिया की, उसको आप पढ़िए। उसको आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखने को, जानने को मिलेगी कि कैसे क्रोनोलॉजिकली एम्पायर जो है उनका राइज एंड डिक्लाइन होता है, और क्या क्या कारण रहे उनके राइज एंड डिक्लाइन के। तो वो कंटेम्प्रेरी जो टाइम पीरियड है उसको जानने में ये हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके अलावा ए एल बैशम की जो बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया, उसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें आपको बहुत सिलेक्टिव जो रीडिंग वो करनी है। अब ये आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं। सबसे पहले आप जो एक दो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लाइक आर एस शर्मा हो गया, उसके बाद आप पीवाई क्यूज देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। फिर आप देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आप ये बुक्स पढ़ने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ये जो ऐसे जो टॉपिक्स है ना, वो जो आपको एडवांस बुक्स है, जैसे ए एल बैशम हो गया, उसमें आपको देखने की मिलेगी। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको, बहुत बड़ी बुक है, बहुत मोटी बल्कि बुक है, बट इसका बहुत यूजफुल बुक है। उसका नाम है उपेंद्र सिंह की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया।
अगेन वो बुक भी बहुत बड़ी बल्कि बुक है, उसको भी आपको सारी नहीं पढ़ना है, उसमें सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। सिलेक्टिव रीडिंग अगेन कैसे चूज करनी है, वही जब आप पीवाईक्यू 20 साल के देखेंगे और आपको जानने को मिलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको स्टैंडर्ड बुक से नहीं मिल रहे। तो इस केस में आपको वो टॉपिक्स को इन बुक्स में सर्च करना है और उनकी जो है वहीं से आपको पढ़ के, या तो आप नोट्स बना ले, या जैसे भी जिस तरीके से आप याद रख सकते हैं उनको करें। तो यहाँ पे आर एस शर्मा इंपॉर्टेंट होगी, फिर उपेंद्र सिंह को पढ़िए, ए एल बैशम की जो बुक है उसकी सिलेक्टिव रीडिंग करिए। फिर उसके अलावा आप जो नीलकंठ शास्त्री जी की सदर्न इंडिया की, या सदर्न जो किंगडम्स की हिस्ट्री है, आप उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि वो भी अगेन बल्कि बुक है, लेकिन अगेन इन बुक्स की सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस बहुत है, क्योंकि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और सिर्फ आप इतने ही सोर्सेज लिमिटेड रखिए। और अगेन यहाँ पे आप यूट्यूब की बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, इवन इंटरनेशनल चैनल्स भी हैं, जिनपे ऐसे जो कॉन्सेप्ट है, लाइक आप कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको बहुत ही अच्छे एनामेट डायग्राम्स के थ्रू, बहुत कार्टून, इस तरीके से जो विजुअल एड्स है उनको यूज करके ऐसे बनाया गया है उनका। मैं एंड में आपको सोर्सेज उनका नाम भी बता दूंगी। तो आप ऐसे चैनल को जब यूज करेंगे ना, तो आप पिक्चर को बड़ी इजीली याद रख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये 3 या 4 सोर्सेज ही आप अपनी एंशियंट जो हिस्ट्री है एंशियंट की, उसके लिए रखिए। कोई भी आपको एशियन हिस्ट्री में आई डोंट थिंक कि कोई आपको और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत है। आर एस शर्मा तो आप पूरी पढ़िए, और उपेंद्र सिंह, ए एल बैशम, इनकी आप सिलेक्टिव रीडिंग करिए। एंड अगेन जो सदर्न इंडिया की हिस्ट्री जानने के लिए आप नीलकंठ शास्त्री जी की बुक भी जरूर पढ़िए। तो यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सोर्सेज, सिलेबस एंड सोर्सेज फॉर एंशियंट इंडिया। अगर अब आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम मिडिवल को डिस्कस करेंगे। आप अपना कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड रख सकते हैं। एनी डाउट्स रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री, इसके सिलेबस को लेके या फिर इसके सोर्सेज को लेके? ओके। इसके बाद हम पेपर 1 में जो दूसरा पार्ट है मेडिवल हिस्ट्री, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे अगेन हम उसकी जो बिग पिक्चर है, या फिर युवराज सिंह, आपका अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, अभी भी आप पूछ सकते हैं। ओके। मिडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको दिल्ली सल्तनत से हम शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत को आपको डायनेस्टी वाइज बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, कि कैसे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आती है, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, उसमें कुछ रूलर्स हैं, लाइक इल्तुतमिश है, बलबन हो गया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिर ऐसे जो रूलर्स हैं उनको तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और उनकी पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, जो मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी है रिलेटेड टू उसकी जो उसके 5 एक्सपेरिमेंट जो उसने करे थे, कैपिटल शिफ्ट करी थी, फिर टोकन करेंसी वाला कराची एक्सपीडिशन था, खुरासान एक्सपीडिशन था, इन सब चीजों को आप डिस्कस करोगे तो इन इस टॉपिक से कम बहुत आते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी के, आपको उसके जो कॉन्क्वेस्ट करने के लिए उसके जो मिलिट्री इनिशिएटिव थे, आप उसको जरूर बहुत अच्छे से पढ़िए, कि कहाँ का उसने रणथंभौर में, फिर यहाँ पे मेवाड़ में उसने जो अटैक करे, कैसे कैसे किन किन किंगडम्स के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट था। और उसके मार्केट रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है कि उसके कौन से मार्केट रिफॉर्म्स उसने कैसे करे, और किस तरह से उनमें उसकी इंटेंशन क्या थी उसके पीछे, और वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। फिर द सेकंड टॉपिक इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी। तो अगेन यहाँ पे आपको जो प्रोविंशियल डायनेस्टीज है, मतलब उस टाइम कुछ कुछ जो प्रोविंसेस थी, लाइक बंगाल हो गया, कश्मीर, कश्मीर में फिर बाद गुजरात, मालवा, बहमनी किंगडम, इन सबको आपको डिस्कस करना है। फिर यहाँ पे जब इनको आप डिस्कस करने के बाद, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसी टॉपिक में है, वो है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर और जो बहमनी का कॉन्फ्लिक्ट है, सबसे पहले तो आपको वो याद रखना है। उसके बाद उसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि उनका कॉन्फ्लिक्ट था क्या, किस रीजन के लिए वो लड़ रहे थे, लाइक कृष्णा तुंगभद्रा के लिए उनकी लड़ाई थी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जितनी भी वो 4 डायनेस्टीज विजयनगर एम्पायर के दौरान आती है, सलवा हो गया, तलवा हो गया, उन सबको आपको डिस्कस करना, उनके
जो इम्पोर्टेंट रूलर्स है लाइक कृष्ण देव राया, उनको डिस्कस करना है, देव राया हो गए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में भी विजयनगर एम्पायर से बहुत डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो विजयनगर एम्पायर का जो टॉपिक है वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक अमुक्ता मलयादा जो है कृष्ण देव राय की, उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। वो फर्स्ट तेलुगु वर्क था उनका, रूलर का। फिर इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, फिर उनका डिक्लाइन कैसे होता है, जो बैटल होती है, फिर बैटल में इनका जो डिक्लाइन देखने को मिलता है कि डिसइंटीग्रेट हो गया विजयनगर एम्पायर। तो इन सबको आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद लोधी को मेंशन करना है। फिर यहाँ पे अब आपको शेषराज सूरी का एम्पायर, सूर एम्पायर, उसको डिस्कस करना है। फिर इसी टाइम पे जो पोर्चुगीज या यूरोपियन पावर्स है उनका भारत में एंट्री स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर कुछ आपको रूलर्स एंड डायनेस्टी के अलावा यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि 13 एंड 14 जो सेंचुरी थी उसमें चल क्या रहा था, मतलब उस टाइम सोसाइटी कैसी थी, उसका कल्चर कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, और इनको भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर 15th एंड 16th सेंचुरी पे जब आ जाते हैं तो उसमें भी आपको सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद फिर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मुगल एम्पायर या मुगल पीरियड। इसमें भी बाबर से शुरू होके आपको जो लेटर मुगल है, जहाँ फिर इनफैक्ट 1857 तक जब मुगल्स का रूल, जब मुगल जो एम्परर, जिसको अगेन एम्परर घोषित कर दिया जाता है, उस टाइम तक आपको जानना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अकबर, उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से लेके उसके जितने भी अदर रिलीजियस इनिशिएटिव थे, फॉर एग्जांपल उन्होंने सुलह कुल को जो की आइडियोलॉजी है उसको प्रोपेगेट करा। फिर आर्ट एंड कल्चर, जैसे कि उन्होंने कहाँ कहाँ किसने क्या बनाया, ये सब चीजों। फिर मुगल आर्किटेक्चर आपको ध्यान से पढ़ना है कि मुगल आर्किटेक्चर में ऐसे कौन से फीचर्स हैं, जहाँ फिर आर्किटेक्चर के बारे में, एक्चुअली बिल्डिंग्स उनकी, जैसे रेड फोर्ट हो गया, फिर फतेहपुर सीकरी हो गया, इन सबको आपको मेंशन यहाँ पे करना है। फिर रिलीजियस पॉलिसीज आपको जरूर मेंशन करनी है, जहांगीर की हो गई, शाहजहां, औरंगजेब। और यहाँ पे अगेन आपको फिर राजपूत के साथ उनके अफेयर कैसा था, उनके रिलेशन कैसे थे, बाकी जो डायनेस्टीज थी, जाट्स के साथ उनका कैसा रिलेशन था, फिर सिख्स के साथ कैसा रिलेशन था, इन सबको आपको मेंशन करना होगा। फिर इसके बाद आता है टॉपिक, फिर हाँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर को भी यहाँ पे आपको क्या, कैसे उनका राइज होता है मराठास का शुरुआत से लेके, और कैसे फिर उनका जब डिक्लाइन हो जाता है, जब ब्रिटिश 1880 में अब जो इनकी कॉन्फेडरेसी है उसे ब्रिटिशर्स जो है अबॉलिश कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। शिवाजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। तो शिवाजी के क्या क्या उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स रहे औरंगजेब के साथ, उनको आपको ध्यान से। फिर अहोम किंगडम जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी, उसके बारे में। फिर लचित बोरफुकन, उनके बारे में आप जरूर पढ़िए, क्योंकि अभी उनके लगभग 300 साल कुछ रिलेटेड उनसे जो बैटल हुई थी, तो उसका भी मनाया गया था। तो इसको भी आप अहोम किंगडम को अच्छे से पढ़िए, और कैसे वो इतने कई 100 साल उन्होंने वहां पे राज करा, तो कैसे उनका बर्थ होता है, फिर डिक्लाइन कैसे होता है, उन्होंने कैसे मुगलों को कई बार हराया वहां पे। तो ये सब चीजों को आप याद रखिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन 16th सेंचुरी। तो यहाँ पे भी सब इम्पोर्टेंट यही है कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो उस टाइम की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, उसको बताइए। फिर इसी टाइम पीरियड में सिक्स का राइज होता है, गुरु नानक देव जी के बर्थ के साथ उनका राइज जब स्टार्ट होता है। फिर आपको इसमें जो मिसलेनियस एक्चुअली जितने भी टॉपिक्स है ना, छोटे छोटे, वो इस टॉपिक में कवर करने हैं आपको। कि जो टाउन्स जो है कैसे उनका राइज होता है, और कैसे फिर ब्रिटिशर्स के टाइम उनका डिक्लाइन धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। फिर ऐसे टॉपिक्स को यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अब बात आती है लास्ट टॉपिक जो मिडिवल हिस्ट्री का, दैट इज 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो जो औरंगजेब की है उसकी डेथ हो जाती है 1707 में। तो उसके बाद एक तरह जो मुगल एम्पायर है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो जब उनका डिसइंटीग्रेशन होता है तो बहुत सारे जो रीजनल पावर्स है, लाइक बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, ऐसी जो रीजन्स है उनका राइज स्टार्ट होता है। तो इन रीजन्स का राइज कैसे होता है आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हैदर अली के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको अवध के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बाद में अफगान्स का राइज कैसे सब कॉन्टिनेंट पे होता है, ये जो कुछ रीजन है अराउंड गंगा यमुना दोआब में,
तो उसको फिर बैटल ऑफ पानीपत यानी कि 1761, जिसके बाद थर्ड बैटल ऑफ एक्चुअली पानीपत, जिसमें बाद में मराठास का डिक्लाइन स्टार्ट होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब टॉपिक्स मिडिवल में आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने जो मोटा मोटा है इस पे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करा है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस में कोई डाउट है मिडिवल के तो अभी आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद वी विल डिस्कस द सोर्सेज फॉर मिडिवल हिस्ट्री। कोई डाउट अभी तक एंशियंट या मिडिवल हिस्ट्री को लेकर जो आपको हो, सोर्सेज या सिलेबस से रिलेटेड, तो अभी आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ फॉर मिडिवल हिस्ट्री। तो सोर्सेज में सबसे पहले अगेन एनसीईआरटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सतीश चंद्रा की जो एनसीईआरटी है आप उसको पढ़िए। उसको एक बार तो आप पूरी डिटेल में जरूर पढ़िए, क्योंकि अगेन आपको जो जनरल या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी एनसीईआरटी से ही बनेगी। तो अगेन यहाँ पे भी आपको उपेंद्र सिंह पढ़नी पड़ेगी। वो सेम बुक जो है उसी का ही नाम है एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की। तो यहाँ पे आपको उसकी अगेन यहाँ पे भी आपको सेलेक्टिव रीडिंग ही करनी है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। अगेन आप पीवाईक्यू देखिए, जो टॉपिक को जो क्वेश्चन में जिनको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे उनको आप ये जो बुक है उपेंद्र सिंह है और जो अदर स्टैंडर्ड बुक्स है आप उनमें से देखिए, लेकिन जनरल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे एनसीईआरटी है। फिर जो जेएल मेहता की बुक है आप उसको भी उसकी भी सिलेक्टिव रीडिंग करिए, उसमें भी आपको डेप्थ में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो ऐसे टॉपिक है जो बाकी बुक्स नहीं कवर कर पा रही, आपको अगेन वही उन्हीं को ही डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मिडिवल में ज्यादा सोर्सेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यही दो तीन सोर्सेज है। आप सतीश चंद्र के एनसीईआरटी पढ़िए, फिर आप उपेंद्र सिंह को पढ़िए, जेएल मेहता को पढ़िए, इनकी सिलेक्टिव रीडिंग करिए। एंड अगेन यहाँ पे भी आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए और ऐसे टॉपिक्स को जो है वीडियो के थ्रू समझने की बिल्कुल कोशिश करिए। अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर जो है उसमें दो पार्ट आएंगे, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है, इसमें फर्स्ट टॉपिक का नाम है यूरोपियन पेनिट्रेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज जो ट्रेडिंग कंपनीज भारत में आई है, पोर्चुगीज से शुरू होके फ्रेंच तक जितनी भी आती हैं, तो आप उनको मेंशन करिए। फिर जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ वॉर्स होती है, लाइक एंग्लो कार्नेटिक वॉर होती है, आप उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और कैसे ये सब वॉर्स के बाद कैसे ब्रिटिशर्स जो है सोल सुपर पावर या सोल पावर एक भारत में बन जाते हैं, आपको उसको मेंशन करना है। फिर आपको ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, इसमें आपको जो जो बैटल्स ब्रिटिशर्स ने लड़ी अगेंस्ट जो रीजनल पावर थी, लाइक बैटल ऑफ बक्सर हो गया, बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी पहले तो बैटल ऑफ पानीपत आएगी एक्चुअली, सॉरी टू मिस प्रोनाउंस। यहाँ पे ये होता है कि आप सबसे पहले तो बंगाल का जिक्र करिए कि मीर जाफर जो है और मीर कासिम के साथ जो उनकी डील हुई और कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर बैटल ऑफ बक्सर को आप पढ़िए। फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद मैसूर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुए ब्रिटिशर्स के, जो चार वॉर्स फाइट करते हैं, पहले तो हैदर अली के साथ होती हैं, और हैदर अली के बाद जब उसकी उनकी सेकेंड के बाद डेथ हो जाती है, और जो थर्ड एंड फोर्थ जो टिप्पू सुल्तान के साथ वो लड़ते हैं। तो उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तीनों की तीनों आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर पंजाब में भी जो उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो दो वॉर्स होती हैं, एक तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर, और कैसे पंजाब को जो सिख अंपायर है उसको डिफीट करके यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के अंडर एक सुपर पावर के तौर पे, जहाँ एक सोल जो पावर यूरोपियन पावर के तौर पे ब्रिटिशर्स जो है उनका राइज होता है। फिर अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश राज पढ़ना पड़ेगा, जितने भी एक्ट्स आते हैं उस टाइम, रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1773 से लेके पिट्स एक्ट, जितने भी चार्टर एक्ट आते हैं, 1813 का हो गया, 1833 का हो गया, उसके बाद मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हो गया, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड, इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और उनकी प्रोविजंस क्या थी। तो यहाँ पे इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में भी बहुत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते ही आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल पॉलिसीज थी उससे इकोनॉमी का सबसे पहले डिक्लाइन हुआ, हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन होता, उनकी वन वे जो फ्री ट्रेड जो पॉलिसी थी उसके थ्रू भारत में चीप जो मशीन मेड इम्पोर्ट्स हैं वो करे गए, और जो भारत को एक तरह का मार्केट बना दिया गया और रॉ मटेरियल यहाँ से फॉरेन जहाँ ब्रिटेन में भेजा गया।
तो ये डिस्कस करेंगे। फिर रेलवेज का कैसे राइज होता है भारत में, और रेलवेज कैसे एक्सप्लॉइटेटिव अगेन प्रूव होती है फॉर इंडियंस। फिर उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, उसको आपको पढ़ना है, जो आपको ये जो दादा भाई नौरोजी की थ्योरी है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त की जो बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ कुछ आपको रेफरेंसेस देनी है और उनमें से डेटा यूज करना है कि कैसे जो कितनी अमाउंट भारत से ड्रेन करी गई। फिर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी, फिर फैमिन्स को आपको डिस्कस करना है कि उस टाइम कितने फैमिन्स आए और कितनी लाइव्स का लॉस हुआ और उनके पीछे रीजंस क्या थे, ब्रिटिश पॉलिटी पॉलिसी थी, ऐसे को डिस्कस करना है। बस बाद में इसका सेकेंड टॉपिक होगा आपको, नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स। तो इसमें आपको मेनली डिस्कस करना है कि कैसे भारत का, इसमें सबसे पहले आपको डिस्कस करना है लाइक सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स। इसमें द स्टेट ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन एंड इट्स डिसलिक्वेशन। इसमें जो भी एजुकेशन के एस्पेक्ट में क्या क्या करा गया, फॉर एग्जांपल जो कमीशन भेजे गए, हंटर कमीशन आता है भारत में, और भी यूनिवर्सिटी कमीशन बाद में आएगा, ये सब कमीशन जो आए। फिर आपको मैकॉले का माइन्यूट जो है उसको डिस्कस करना होगा, और कैसे धीरे धीरे मिशनरीज के थ्रू, जो 1830 के एक्ट के थ्रू अलाउ कर दी गई थी, तो ये जो जितनी भी मिशनरीज आती हैं वो भारत में अपने जो यूरोपियन आइडियाज है उनको प्रमोट करती है, कन्वर्जन हो रही होती हैं। तो एक वेस्टर्न आइडियाज यहाँ पे फैल रहे होते हैं, एक एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास का यहाँ पे राइज होता है, खासकर बंगाल रीजन में एंड महाराष्ट्र रीजन में, वो देखने को मिलेगा। और कैसे फिर आपको प्रेस के बारे में जानना पड़ेगा कि भारत में प्रेस कैसे आती है। सबसे पहले जैसे बंगाल गैजेट जो है उसका बर्थ होता है, उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है आप उसका उसको मेंशन करेंगे, कौन इंपॉर्टेंट और उनके जो एडिटर्स वगैरह थे उनको मेंशन करोगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अनदर पॉइंट वुड बी दैट यू शुड आल्सो मेंशन द रेलेवेंस ऑफ प्रेस, कि कैसे जो प्रेस है उसने जो पेट्रियोटिक जो फीलिंग्स है उनको बर्थ दिया, और कैसे जो ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज थी उनको एक्सपोज करा पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, और कैसे उनका फ्रीडम स्ट्रगल में भी योगदान है। देन अदर देन दैट यू हैव टू मेंशन क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। Then another topic is social and religious reform movements in Bengal and other areas. तो इसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि टॉपिक है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जीएस 1 में भी आएंगे, एंड अगेन यहाँ पे ऑप्शनल में तो है ही है। तो यहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स है उस टाइम के, राजा राम मोहन रॉय हो गए, उनका जो ब्रह्मो समाज है, फिर केसी सेन हो गए, फिर आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, इन सबको आपको मेंशन करना है। और ये फिर यंग बंगाल मूवमेंट हो गई, दयानंद सरस्वती हो गया जी हो गए, फिर इन सबको आपको मेंशन करते हुए कि इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट करा, कि जैसे उस टाइम की जो सोशल इविल्स लाइक सती है उनको कंट्रोल करने के लिए, फिर विडो री मैरिज एक्ट जो पास होता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के एफर्ट से, तो इन सबको मेंशन करना है। देन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन रेनासा। इंडियन रेनासा अगेन यही है कि जब इंटेलेक्चुअल क्लास का राइज होता है तो ऐसे जो ट्रेडिशनल आउटडेटेड जो सोच होती है उसको जब चैलेंज करा जाता है, अगेन ये। फिर एक इसमें एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है इस्लामिक रिवाइवलिज्म। इसमें आपको फैरिजी एंड वहाबी मूवमेंट्स के बारे में जानने को मिलेगा, और इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो सोशल रिफॉर्म वाला जो टॉपिक है उसको हम कवर कर चुके हैं। देन इंडियन रिस्पॉन्स, अगला टॉपिक है इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल। यहाँ पे ये टॉपिक भी अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे जीएस 1 एंड हिस्ट्री तीनों के लिए। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन इसमें से तो आप एक्सपेक्ट करिए कि लगभग किसी न किसी में, तीनों स्टेजेस में किसी न किसी में पूछ ही लिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको पेजेंट एंड जो ट्राइबल अपराइजिंग है उनको जो है 18th एंड 19th सेंचुरी में जितनी होती है, जैसे सिलेबस में भी कुछ का नेम मेंशन है, लाइक मोपला रिबेलियन हो गया, कोल रिबेलियन, संथाल हुल, इंडिगो, इन सबको, दक्कन अपराइजिंग, मुंडा उलूगन। तो यहाँ पे इनको तो आपको पढ़ना है, इसके अलावा एडिशनल भी आपको इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि उनकी जो रेफरेंस है आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी आंसर में देखिए उसे जस्टिफाई कर सकते हो, अपने जो क्वेश्चन को कंटेंट है उसको और ज्यादा बैकिंग मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको मेंशन करना है द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका ओरिजिन, कैरेक्टर, कॉजेज ऑफ फेलियर एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस इन द मॉडर्न हिस्ट्री ओनली। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, किस रीजन में कौन से लीडर थे, जैसे अवध में जो वहाँ की बेगम थी वो थी, फिर बिहार में कौन थे,
फिर पंजाब में कौन से थे, आपको इन सब जो लीडर्स है उनकी भी जानकारी होनी चाहिए कि किसने कहाँ पे, जैसे रानी झांसी थी, वो बुंदेलखंड में उन्होंने जो लीड करा, तो ये सब आपको मेंशन करने पड़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको, उसका कैसे बर्थ होता है। और फिर आपको इसकी वेरियस पेजेस पढ़नी पड़ेगी कि सबसे पहले मॉडरेट से, फिर 1905 में जब बंगाल में पार्टीशन होती है, तो उसके बाद एक एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन जो है, जिसमें लाल बाल पाल जो बोला जाता है, उनका राइज होता है, जो विद इन कांग्रेस ही काम कर रहे थे। फिर उसके बाद रेवोल्यूशनरीज जो है उनका राइज होता है, तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो है, लाइक अनुशीलन, भारत माता, ये जो उस टाइम के कॉन्सेप्ट है वो आते हैं। तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिनको हम डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे। फिर अगेन स्वदेशी मूवमेंट को पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, एंड अगेन द रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म। फिर राइज ऑफ गांधी, यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे कि 1915 के आसपास गांधी जो है वो भारत में आ जाते हैं, तो एक तरह फिर वो लीड करना शुरू करते हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल उस टाइम पे चल रहा होता है। तो उनके जो क्रोनोलॉजिकली हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले ऐसे चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करा, फिर उन्होंने अहमदाबाद में स्ट्राइक, देन खेड़ा, तो ऐसे इंडिविजुअली फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर उससे लेके सीडीएम, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन अगेन ये जो जितनी भी उन्होंने लीड करी है, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, इन सबको हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे गांधीइज्म के अंदर तो बहुत कुछ है, फिर उसके अलावा साइमल्टेनियसली क्या क्या हो रहा था, लाइक रॉलेट एक्ट हुआ, खिलाफत मूवमेंट होती है, उस टाइम जलियांवाला बाग मैसेकर, इन सबको आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। साइमन कमीशन को पढ़ना पड़ेगा। फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, लाइक नेहरू रिपोर्ट आती है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर विमेन का क्या रोल था इसमें, जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें, फिर जो मिशन आफ्टर और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान भारत में भेजे जाते हैं, ताकि भारतीयों का कॉपरेशन वहां पे इंश्योर करा जा सके कि भारतीय जो है वो ब्रिटेन को सपोर्ट करें इन वर्ल्ड वॉर 2। तो जैसे वहां पे क्रिप्स मिशन है, फिर वेवल प्लान है, कैबिनेट मिशन है, ये सब आते हैं। और उस उनकी प्रोविजंस क्या थी, मतलब कौन सा जो मिशन है वो क्या बात कर रहा था, या क्या कंसेशंस भारतीयों को दे रहा था, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देन अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया बिटवीन 1858 टू 1935। तो इस टाइम पीरियड के अंदर, जैसे जब रिवोल्ट हो जाता है उसके बाद क्राउन रूल आ जाता है भारत में 1858 से, तो उसके बाद जितने भी ये काउंसिल एक्ट आते हैं, या फिर जो जो भी काउंसिल में रिफॉर्म होते हैं, लाइक मिंटो मॉले रिफॉर्म हो गया, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो गया, फिर ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे प्रोग्रेसिवली हर जो है इनको भारतीयों को कंसेशन मिलने शुरू हुए, उनकी इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में शुरू होती है। तो ये सब आपको पॉइंट याद करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अदर स्ट्रैंड्स इन नेशनल मूवमेंट के, रेवोल्यूशनरीज इन बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, मद्रास, इन सब के बारे में। फिर जो कांग्रेस के अंदर ही लेफ्ट विंग का राइज होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए और जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये थोड़े लेफ्टिस्ट माइंडसेट के थे और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, क्योंकि उस टाइम बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी रशिया में हो रखा होता है, तो इससे प्रभावित होते हैं। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी, जो उस टाइम की छोटी छोटी उस टाइम की रीजनल पार्टी थी, आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। देन अगेन यू हैव टू डिस्कस अबाउट सेपरेटिस्ट स्टैंड्स इन नेशनल मूवमेंट के, पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म, जिसमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे मुस्लिम लीग का जब राइज होता है, तो उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट का राइज हो जाता है, क्योंकि एक सेक्शन कुछ और डिमांड कर रहा होता है, एक ही सेसेशनिस्ट जो डिमांड्स होती हैं कि वो कि उनका जो नेचर है, जो एक कम्युनिटी का जो नेचर है दूसरी कम्युनिटी से तो बिल्कुल अलग है, दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इन सबको आपको डिस्कस। फिर कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन के बारे में। देन ट्रांसफर ऑफ पावर जो 1947 में होती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद। तो फिर इंडिपेंडेंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस में अगेन आपको वही पढ़ना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंस के दौरान जैसे माउंट बैटन प्लान हो गया, ये सब आपको इनके बारे में जानकारी रखनी होगी। देन अगेन जब इंडिपेंडेंस के बाद लगभग आ जाता है टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कि अब मॉडर्न इंडिया के बाद हम डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसोलिडेशन एज अ नेशन। तो उसमें हम वर्ड डिस्कस करेंगे कि जैसे कि पार्टीशन के दौरान कि भारत में अलग अलग जो रजवाड़े थे, लाइक 5-6
कि वो कैसे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे असिमिलेट करा, फिर कैसे जो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर ये कैसे अलग राज्य थे और इनको कैसे इनकॉर्पोरेट करा गया भारतीय यूनियन के अंदर, तो वो डिस्कस करेंगे। नेहरू फॉरेन पॉलिसी, इंडिया हर जो पार्ट इसको सब्जेक्ट आप उसमें भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी फिर लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट का होता है, इसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश बन के आती है स्टेट। इंग्लिश। वॉइस ब्रेक हो रही मैम आपकी। हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। 1 सेकेंड। बेटर हुई? यस मैम। ओके, प्लीज मुझे बता दीजिए जब ऐसा इशू है कि तरफ से थोड़ा कनेक्शन में इशू है, कुछ वाईफाई में अभी इशू चल रहा है, तो आप बता दीजिए जब आपको वॉइस वीडियो में कोई इशू आए। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ एडिशन हम पढ़ते थे। मैम स्टिल इश्यूज देयर। ये इशू अभी आ रहा है? यस मैम। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू। सॉरी, ये थोड़ा वाईफाई में इशू चल रहा है, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करी जाएगी कि ये थोड़ा इम्प्रूव करा जाए। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कंसोलिडेशन एज द नेशन। तो यहाँ पे आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है, मतलब सबसे पहले तो इंटीग्रेशन जो स्टेट्स का होता है भारतीय यूनियन में, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अदर देन दैट आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें जो नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसीज थी उसको पढ़ना पड़ेगा, जो आप आईआर में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट्स का, आप वो पढ़ेंगे कि जैसे आंध्र प्रदेश का जो कॉन्फ्लिक्ट था और कैसे आंध्र प्रदेश जो फर्स्ट एक स्टेट बन के आती है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज, जो हिंदी का कॉन्फ्लिक्ट था कि हिंदी को कैसे कुछ स्टेट्स थी, फॉर एग्जाम्पल सदर्न स्टेट्स थी जो उसको नेशनल लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जो नॉर्दर्न को स्टेट्स थी लाइक गांधी जी वो भी इसी फेवर में थे कि जो हिंदी को एक नेशनल भाषा का दर्जा दिया जाए। फिर द नेक्स्ट टॉपिक इज कास्ट एंड एथनिसिटी आफ्टर 1947। तो यहाँ पे आप बैकवर्ड कास्ट, ट्राइब्स इन पोस्ट कॉलोनियल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड दलित मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट है ये GS1 में जो सोसाइटी है ना उसमें भी काफी ये हिस्सा जो है वो वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेसी देखने को मिलेगी, जहाँ ये देखने को मिलेगा कि ये जो टॉपिक है वो बाकियों के साथ शेयर हो रहा है। देन अदर देन दैट आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल चेंज, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स अगेन GS पेपर में भी है, तो आप वहां पे अगर पढ़ लो तो वही उसी को ही पढ़ के आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और आपको अलग से पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको आप कवर कर सकते हैं। इसमें टॉपिक तो कुछ ज्यादा है, लेकिन अगेन क्योंकि आपने प्रीलिम्स के लिए या GS1 के लिए इसे इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा। तो अगर अब आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम इसके सोर्सेज डिस्कस करेंगे। तो सोर्सेज में इसमें ज्यादा सोर्सेज आपको सबसे, हाँ जी बोलिए। मैम आई हैव कवर्ड माय एंटायर सिलेबस। आई फॉलोड अ स्ट्रेटजी। मैंने पहले टॉपिक्स देखे एंड मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया एंड जो टॉपिक्स में से जो सब टॉपिक्स थे जो जो क्वेश्चन से पूछे गए हुए थे पास्ट ईयर में, मैंने सिर्फ उनके नोट्स बनाए हैं। ठीक है। ओके और बाकी सारे जो उसमें से सब टॉपिक्स थे उनको मैंने लीव किया है।
तो इज दैट अ गुड स्ट्रेटजी? आई थिंक आपको बाकी टॉपिक्स भी कवर करने चाहिए। उसमें आप ये कर सकते हो कि देखो, हिस्ट्री ऑप्शन एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसमें आप सभी टॉपिक्स के नोट्स नहीं बना सकते। तो आप कोशिश कीजिए कि कहीं से आपको कंसाइज फॉर्म में कोई पीडीएफ मिल जाए उस टॉपिक की, जो कि सच में इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है। तो आप ऐसे टॉपिक्स को ना कहीं से कॉपी कर लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए और उनको प्रिंट आउट ले लीजिए, तो एज अ नोट्स भी वो आपके काम आएंगे और आपकी मेहनत भी बच जाएगी। लेकिन आप बिल्कुल एक एक टॉपिक जो है ना सिलेबस में दिया हुआ, आप उसको जरूर कवर कीजिए, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये मोस्टली जो टॉपिक है ना वो इंटर रिलेटेड ही है, कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर 17th सेंचुरी में कुछ सोसाइटी के बारे में पूछा गया है, तो वो 18 में कुछ एक दो पॉइंट ही चेंज होगा 18th सेंचुरी में। तो इस तरह जब आप फ्लो में पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आप कहीं से गूगल से ले लीजिए, या फिर आप ऐसा करिए टेलीग्राम के किसी चैनल से ये जो छोटे टॉपिक है उनको आप पीडीएफ में लेके प्रिंट आउट ले लीजिए, और फालतू की मेहनत करने से बचिए, और लेकिन जरूर कवर करिए। मैम व्हाट्स योर स्ट्रेटजी फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे पहले टॉपिक्स में तो, इसमें सिलेबस में तो बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आप यही करिए, पहले तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू देखिए। तो जब आप पीवाईक्यू देखेंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, लाइक रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो वो जो बार बार रिपीटेटिव है ना, उनकी आप जरूर नोट्स बना लीजिए। और जो यस कुछ मैम। टॉपिक्स हैं, जो जैसे मैंने बताया कि बाकी जो जीएस के पेपर है उसमें कवर हो जाते हैं, तो आप वहीं से पढ़िए। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस को आपको कम 15 पेज से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसके नोट्स बनते हैं। आप उसी में कवर करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करिए। और ये जो भी सब इसमें पार्ट्स हैं, आप उसको अवॉइड करके जीएस में पढ़ सकते हैं। मैम मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पहले तो मैंने एक स्पेक्ट्रम पढ़ी, फिर देन शेखर ओके। बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन पढ़ी, एंड देन मैंने जी। उन दोनों को लेकर के देन फिर मैंने श्रुति शर्मा मैम के नोट्स मिल गए थे मेरे को ऑनलाइन कहीं से, उनके नोट्स, ओके। इन तीनों को क्लब करके मैंने नोट्स बनाए हैं अपने। ओके। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे नोट्स अच्छे हैं इस मामले में, जैसे इसको रख करके। लेकिन फर्स्ट पेपर के स्पेशली मैंने सिर्फ बुक से नोट्स बनाए थे, क्योंकि मुझे तब तक मैम का नोट्स मिला नहीं था। अभी मेरे पास श्रुति शर्मा मैम का नोट्स है एंशियंट हिस्ट्री के लिए भी, एंड और भी मैम एंशियंट के लिए भी और मेडिवल के लिए भी। तो क्या मैम मैं ओके। क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि एंशियंट और मेडिवल का मेरा नोट्स उतना अच्छे नहीं है, जैसे आपने अभी जैसे डिस्कस किया उस हिसाब से मेरे नोट्स उतने अच्छे बने नहीं है सिर्फ बुक से। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैम, कि मैं अभी अपने नोट्स पहले इंप्रूव करूं फर्स्ट पेपर के? हाँ, सबसे पहले जो मैंने भी करा और आपको सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल जो आपके ना नोट्स बनेंगे ना, जो आप खुद बनाओगे, वो मल्टीपल सोर्सेज से ही होने चाहिए। उसमें क्योंकि एक बुक से परफेक्ट आपको आंसर मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको कोई भी सोर्स मिल जाए, जैसे ये टॉपर्स नोट्स हैं, इनमें से जो एडिशनल पॉइंट्स जो आपके नोट्स में मिसिंग है ना, आप उनको ऐड कर दीजिए। चाहे छोटे में ऐड कर दीजिए, जहाँ जो स्टिकी नोट्स होते हैं वो लगा के कर दीजिए, और उन्हीं में ही एडिशन कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अब फिर से नए सिरे से नोट्स बनाना शुरू करेंगे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और टाइम इतना है नहीं, और टू मच हो जाएगा ये। तो आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं ना, वो बिल्कुल दो तीन सोर्सेज से आप एडिशनल पॉइंट उठा सकते हैं। जैसे ये आपने शेखर बंदोपाध्याय का मेंशन करा, हाँ ये बुक भी काफी अच्छी है। इसको आप एज अ रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो। अगेन इसको पूरा डिटेल में पढ़ पढ़ के पूरा उसको जरूरत नहीं है इतनी उसकी भी, आप सिलेक्टिव रीडिंग। और ये जो ऐसे सोर्सेज होते हैं, लाइक श्रुति मैम का आपका जिक्र करा, उनके नोट्स अच्छे हैं। उसमें से जो आपको अच्छे पॉइंट मिलते हैं, उनको आप अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए। नए नोट्स मत बनाना इस टाइम, स्टिकी नोट्स लगा दीजिए, कुछ स्टेपल कर दीजिए। ऐसे करके आप उनको जो है अच्छे से इलेबोरेटेड बना सकते हैं। मैम दो तीन क्वेश्चन और था, क्योंकि मैं म्यूट था बिल्कुल बिल्कुल एडमिन पूछिए, के बिल्कुल वजह से। पूछिए। तो मैम फर्स्ट पेपर में जो सेकंड टॉपिक है प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, ये बेसिकली जी। मैंने वो एक मधुमिता मैम आईएएस हैं, उनका वीडियो देखा था। तो उनकी स्ट्रेटेजी ये थी ओके। फर्स्ट पेपर के लिए कि उन्होंने मैप सेक्शन को फर्स्ट जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, ये दोनों मैप सेक्शन के लिए रखा था, क्योंकि उनका फर्स्ट पेपर वीक था और मेरा भी सेम है। तो मैंने ये दोनों जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वाला है एंड प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री वाला टॉपिक है, ये दोनों मैंने मैप सेक्शन के लिए रख दिया है।
तो इज दैट अ गुड स्ट्रेटेजी, या फिर मैंने इस पे नोट्स बनाना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नोट्स बनाना चाहिए। ये ना टॉपिक ऐसे आपको देखने में लगेंगे कि बहुत बड़े टॉपिक है, बट जब आप इसके बारे में करेंगे ना, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, वो कम से कम 2 पेज पे ही आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ऐसे जब ये प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री की भी जब आप बात करेंगे, तो ये जब हम वीडियोस देखते हैं या सुनते हैं, तो उसमें तो बहुत इलेबोरेटेड होता है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो इनको आप अगेन, या तो आप खुद के नोट्स बना लो, या कहीं से बना बनाया मटेरियल मिलता है तो आप उसको ले लीजिए, लेकिन आप मेरा मानना है, आप सिलेबस में कोई भी टॉपिक मत छोड़िए। क्योंकि जो सब टॉपिक्स जब क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मान लो 3 मान लो क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें 5 सब पार्ट्स होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे आ जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन कंपल्सरी में आ जाते हैं। तो आपको वहां पे कंपल्सरी ना भी कहो, तो मान लो आपने उसमें 20 सेक्शन में से 5 तो कंपल्सरी है, वो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो सब पार्ट्स होते हैं ना एक ही क्वेश्चन के, वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको सारे के सारे सॉल्व हो रहे हो। तो ऐसे केसेस में आपको ये टॉपिक करने पड़ते हैं, तो आप मत छोड़िए। अभी जैसे टाइम है, तो आप खुद के बनाने से बेटर आई थिंक ये रहेगा कि आप कहीं से किसी भी सोर्स से उठा लीजिए, लेकिन ये बहुत ही कंसाइज होने चाहिए। इसमें से इनकी ज्यादा रेलेवेंस है नहीं। जो मैप का सेक्शन है वो कह रहे हैं आप, मैप को हम अगेन बाद में डिस्कस करेंगे कि मैप के क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। 14 टॉपिक है पेपर 1 का, कल्चरल ट्रांजिशन इन इंडिया 1750 टू 1200। जी मैम इसमें जो फिलोसफी है, शंकराचार्य, वेदांता, रामानुजा, ये मैम ये तो आर्ट एंड कल्चर में भी हम लोगों ने थोड़ा पार्ट पढ़ रखा है इसका। एंड इसका मैम मुझे कहीं से प्रॉपर सोर्स नहीं मिल रहा था। जैसे बिल्कुल इसमें भक्ति बिल्कुल। मूवमेंट है, हाँ भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट है, उसका तो सोर्स मिल जा रहा है कहीं ना कहीं से, तो इधर उधर से करके कर लिए हैं, लेकिन जो फिलोसफी वाला है पर्टिकुलरली, इसका सोर्स नहीं मिल रहा है। एंड यूपीएससी का इंक्लिनेशन होता है फिलोसफी की तरफ, तो मैम इसके लिए क्या करें? एंड दूसरी चीज है लिटरेचर जी का भी सोर्स। मैंने कहीं से तो कल्हाना रजत रंजनी का तो मैंने वो कर लिया था, जुगाड़ कर लिया था मैम, लेकिन फिलोसफी का नहीं हो पा रहा मैम, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैं ऐसा करूंगी, ये जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं ना, तो उनकी पीडीएफ बना के, ये जो आपने टॉपिक जैसे बोला है, इसकी मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे इस टॉपिक के, क्योंकि मैंने बताया पहले भी कि मुझे इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन रहती थी, मैं मिक्स कर देती थी कुछ आइडियोलॉजीज को, तो मैंने अपने नोट्स बना लिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे नोट्स को अपलोड कर दूं जिनके सोर्सेज आप इजिली एक जगह पे नहीं मिल रहे, तो आप उनको पढ़ के आप उनके प्रिंट आउट लेके मैम जा आप पूरा सकते हैं। फर्स्ट पेपर का नोट्स वो कर दीजिएगा, अगर इफ इट पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट पेपर मेरे को हाँ ऐसा लगता है कि कोई डेफिनेट सोर्स है नहीं इसको पढ़ने का, क्योंकि बिल्कुल। बहुत छोटे छोटे पैचेस में चीजें दी हुई हैं, और उसको फिर फिल्टर करने में बहुत टाइम लगता है। मेरा फर्स्ट पेपर में बहुत टाइम गया, सेकंड पेपर में कंपेरेटिवली कम टाइम गया मेरा, तो इससे थोड़ा हेजिटेशन भी होती है बिल्कुल फर्स्ट पेपर से मेरे को। तो मैम अगर ये कर देते तो फिर ज्यादा आसानी होती मेरे को। कोई ना, मैं बिल्कुल अपने जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, मैं उनको स्कैन करके पीडीएफ बना के उनको चैनल पे शेयर कर करूंगी, ताकि आपकी ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, क्योंकि मैंने तो जैसे बताया, मैंने सब छोटे टॉपिक्स के भी नोट्स बनाए, तो इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी और आपका भी टाइम सेव होएगा। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं उनको अपलोड कर दूं। यस मैम, थैंक यू मैम। इट्स ओके, यू वेलकम। एनी अनदर डाउट? फिर हम जो मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज एंड उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस एंड सोर्सेज पढ़ेंगे, और फिर सेशन को खत्म करा जाएगा। ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जैसे कि स्पेक्ट्रम है की बुक है, जो आपको प्रीलिम्स में भी पढ़नी है, आप उसको पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। और जो अगेन यहाँ पे भी रेपिटेटिव जो टॉपिक्स है ना, जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप उनके बिल्कुल अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। क्योंकि यहाँ पे एक ना ये भी पॉइंट आ जाता है जो मैंने रियलाइज करा, कि ये जो दोनों पेपर्स जब जिस दिन हो रहे होते हैं, उनके बीच में अराउंड आपको 2 घंटे का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 घंटे का गैप होता है। तो ना आपको ना रिवाइज करने के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर आपने अपने पूरे जो डिटेल में बने हुए नोट्स आप लेके चले गए, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से पढ़े तो कहाँ से छोड़े। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जो स्मॉल नोट्स हैं, छोटे नोट्स हैं,
आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो पीवाईक्यू में रिपीटेड होते हैं उनको नोट कर लें, बहुत छोटे में करें, ग्रामर अवॉइड कर दें, मेन कीवर्ड्स लिखें और उनको पढ़ लें। तो इस तरह से आप इनको कवर कर सकते हैं। एंड अगेन एनसीईआरटी यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे आपका जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ट होएगी। तो यही है। बाकी जैसे मेंशन करा कि आप शेखर बंदोपाध्याय उसकी सिलेक्टिव रीडिंग करिए। अगेन जितनी आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे उनका इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल रेलेवेंस है, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए अगेन वही, जहाँ पे आपको मतलब नहीं मिल रहा, जहाँ पे वैक्यूम है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पीवाईक्यू में पूछा गया लेकिन मिल नहीं रहा, तो वो ऐसी बुक से आप ढूंढ सकते हैं। तो यही मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ यही सोर्सेज रहने चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो ना आप याद रख पाएंगे और ना ही आपको रिकॉल हो पाएगा एग्जाम में, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा सेक्शन तो प्रीलिम्स में कवर हो जाता है। तो इसलिए आपको इसमें ज्यादा सोर्सेज इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि लेकिन हम GS1 में कवर कर रहे हैं, प्रीलिम्स में कवर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सोर्सेज लिमिटेड रहेंगे। एंड अगेन अब वर्ल्ड हिस्ट्री को हम मेन मेन उसके टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनलाइटनमेंट एंड मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न आइडिया सॉरी, जिसमें आपको कांट, रूसो, इन सब के आपको जो फिलोसफी क्या थी, आइडिया क्या थे। फिर राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडिया, मार्क्स वगैरह को, कार्ल मार्क्स को पढ़ना पड़ेगा। फिर ओरिजिन्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, मॉडर्न पॉलिटिक्स मतलब कि कैसे जो रेवोल्यूशन होते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, अब्राहम लिंकन, ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो गया, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, फ्री ट्रेड, चार्टिस्ट मूवमेंट वगैरह, आप इसको पढ़ेंगे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले तो जो ब्रिटेन में हुआ आप उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा जो इसका फिर ये कैसे बाकी रीजन्स में फैला, फ्रांस में कैसे आया, जर्मनी में कैसे आया, जापान में कैसे गया, फिर इटली में कैसे गया, इन सब पॉइंट्स को भी आपको कवर करना पड़ेगा। फिर नेशन स्टेट जो सिस्टम है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी, क्योंकि बहुत सारे एरियाज को इन्होंने कॉलोनीज बना लिया था ब्रिटिशर्स ने, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इवन साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इंडिया हो गया। तो वहां पे राइज ऑफ नेशनलिज्म कैसे होता है उसको आप, फिर आपको जो इटली एंड जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर की कैसे, जब नेशनलिस्टिक फीलिंग्स कुछ रीजन में राइज होता है, जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट है उनको आप सबको पढ़ेंगे और कैसे ये इनका डिक्लाइन होता है। फिर इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, जो जो एरियाज इन्होंने कॉलोनाइज करे थे, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अगेन वही जो अभी हमने डिस्कस करा। फिर न्यू इंपीरियलिज्म, फिर रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, जिसमें रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फासिस्ट काउंटर रेवोल्यूशन इटली एंड जर्मनी, चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1949 जो काफी इंपॉर्टेंट है, इन सबको पढ़ेंगे। फिर वर्ल्ड वॉर आपको पढ़ना है। वर्ल्ड वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, ये क्या कारण थे जो वर्ल्ड वॉर हुई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस लाइक पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ये सब पढ़ेंगे। फिर वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जिसमें इमरजेंस होता है दो पावरफुल ब्लॉक्स का, यूएसएसआर का एंड यूएसए का होता है। फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो गया, यूएनओ, उसको पढ़ेंगे, उसका राइज। फिर उसके बाद 9 टॉपिक इज लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल, जिसमें लैटिन अमेरिका के जैसे साइमन बॉलीवर है उनके बारे में, अरब वर्ल्ड में, इजिप्ट में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, वियतनाम, इन सब मतलब जिन जिन एरियाज में पहले जो कॉलोनीज थी, जो कॉलोनाइज थी, वो कैसे फ्रीडम गेन करती हैं, उनका क्या प्रोसेस था, उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगेन यू हैव टू स्टडी अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप, जिसमें आपको पढ़ना है कि कैसे पोस्ट वॉर के बाद नेटो को पढ़ना पड़ेगा, यूरोपियन कम्युनिटी, ईयू जिसे बोलते हैं, ये सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये ईयू को आपको ये भी पढ़ना है कि कैसे, किन किन स्टेजेस में उनका उसका एक्सपेंशन होता है और कैसे कैसे बाकी कंट्रीज उसमें ऐड हो जाती हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, लास्ट टॉपिक इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड, जिसमें आपको ये फैक्टर बताने पड़ेंगे कि किन वजह से यूएसएसआर का जो डिक्लाइन या डिसइंटीग्रेशन होता है। फिर उसके बाद ईस्टर्न यूरोप में जब डिक्लाइन, जिसके ऊपर पहले यूएसएसआर का कब्जा था, जो उसकी अथॉरिटी के अंडर था, डिसइंटीग्रेशन के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए, जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आ जाती हैं जैसे पोलैंड वगैरह में, तो वो उनको पढ़ेंगे। फिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड यूएसए, कैसे जब कोल्ड वॉर फिर पढ़ेंगे, और उसके बाद कैसे जब कोल्ड वॉर के बाद यूएस और जो डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, उसके बाद कैसे यूएसए एक सुपर पावर, जहाँ हेजिमनी जो पावर है वो उसका बन के उसका राइज होता है। तो यहाँ पे ये इसका इसमें ये पढ़ेंगे। अगेन इसके अब सोर्सेस की बात करी जाए तो 2 बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पढ़नी पड़ेगी नॉर्मन लॉ,
उसमें भी आपको सिलेक्टिव रीडिंग ही करनी है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। देन उसके अलावा आपको पढ़नी पड़ेगी जैनन माथुर। जैनन माथुर मुझे ज्यादा अच्छी बुक इससे लगी क्योंकि वो बहुत ही सिलेबस के वाइज बनाई हुई बुक है। उसमें टॉपिक्स जो है वो एग्जैक्ट जैसे हमारे सिलेबस में मेंशन है ना, तो वैसे ही मेंशन है, तो यहाँ पे आपको ये हेल्प हो जाएगी। फिर और नॉर्मल लोग को एज अ रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हो, अगेन वही जहाँ पे आपको लगता है कि कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये है जिसमें हमने सोर्सेज एंड सिलेबस डिस्कस कर लिया। अगर इससे रिलेटेड अब आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम जो हमारा ये है कि एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए एंड हाउ टू फिनिश आवर एग्जाम ऑन टाइम, ये डिस्कस करेंगे, जिसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। मतलब अराउंड 10 मिनट में अब हमारा सेशन अराउंड खत्म हो जाएगा। अभी आपका कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं सिलेबस एंड सोर्सेज से रिलेटेड। मैम इसमें टॉपिक 20 जो है, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। मैम इसका प्रॉपर सोर्स नहीं मिला था जैन एंड माथुर में। जी हाँ, और मैंने नॉर्मल जी। लोग फॉलो नहीं की थी। तो मैम इसका क्या करें मैम, को कहीं से मिल नहीं ओके रहा है इसका, एक्चुअली कोई कॉन्क्रीट सोर्स नहीं मिल रहा है इसका, कि जिससे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन टैकल हो जाए। जी। हाँ, ये प्रॉब्लम इसमें है। तो इसमें भी मैंने इसका यही सॉल्यूशन निकाला था कि मैंने गूगल वगैरह की हेल्प से अपने जो नोट्स थे ना वो बना लिए थे। तो अगेन यहाँ पे मैं वही कर सकती हूँ कि अपने नोट्स जो है उनकी स्कैन एंड पीडीएफ शेयर कर दूँ, जिसको आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक ही जगह मटेरियल। वर्ड हिस्ट्री के साथ ये दिक्कत है कि बहुत सारे टॉपिक्स आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे अगेन आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प से कर सकते हैं कवर। बट अगर आप कम टाइम में याद करना है तो वही मैं यहाँ पे पीडीएफ वगैरह अपने जो नोट्स हैं, जो ऐसे टॉपिक्स जो बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, उनको मैं शेयर कर दूंगी। दो टॉपिक ऐसे हैं, एक टॉपिक 20 है, एंड फिर देन टॉपिक 24, एंड फिर टॉपिक 25। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिसके आप कॉन्क्रीट नाम से सोर्स बोल सकते नहीं हैं? हाँ जी, आप नाम से। है। मैम हम्म, टॉपिक टॉपिक 20 तो आप इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म है, एंड टॉपिक 24 है लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल, लैटिन ओके। अमेरिका, बोलिविया, अरब वर्ल्ड, इजिप्ट। एंड फिर 25 है डीकोलोनिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट, बॉलीवुड फैक्टर का। कंस्ट्रेंट डेवलपमेंट हाँ जी, एंड इस लैटिन समय तो अमेरिका, मेरे अफ्रीका। पास बहुत ओके। तो इसका मैं वही सॉल्यूशन आपको बताती हूँ कि मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैं शेयर कर दूंगी। एंड मैं कोशिश करती रहूंगी कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका स्टैंडर्ड बुक्स नहीं मिल रही, जहाँ स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है, उनको मैं खुद के जो नोट्स है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उनसे पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत ही स्टैंडर्ड टू द पॉइंट लिखा हुआ है, आप वो पढ़ के अपनी जो है मैम इसी एस्टेब्लिश कर सकते इसी हैं। चैनल पे आप शेयर करेंगी, श्योक आईएएस चैनल, जो जिस चैनल पे बिल्कुल। आप कर रहे हैं। ओके मैम। उसके सेकंड साथ भी चीज प्लस एक वन। जो चैनल बना हुआ हिस्ट्री हिस्ट्री एक चैनल का लिंक प्रोवाइड करा जाएगा, जो एक अलग से चैनल बना हुआ है हिस्ट्री के लिए, जीएस प्लस ऑप्शनल करके एक चैनल है, उसका लिंक प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। उस पे भी ये डिस्कशंस प्लस जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने शेयर करी हुई है, आप उस पे देख सकते हैं, डिटेल्ड में है वो पूरा। ठीक मैम, मैम बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी। एंड मैम दूसरी चीज ये, कोई एक बात एक नहीं। क्वेश्चन और पूछना था मैम। जैसे मैंने पीआईक्यू जी एनालिसिस किए थे वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो मैम इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े फिलोसफिकल टाइप के होते हैं, मतलब इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे तो जैसे जी। थोड़े अ, मुझे टॉपिक रिलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, ऑल्दो मैंने सिलेबस तो पढ़ा हुआ था। तो मैम इससे कैसे टैकल करें? हाँ हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में इन चारों टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा ऐसे इश्यूज आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगेन जब ना कुछ अभी मैं सोर्सेस आपको बताऊंगी, जब आप उनको पढ़ेंगे ना तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ना ये भी हल हो जाएगी। तो मैं अभी आपको 2-3 मिनट में सेशन के एंड में बताती हूँ, आप उन सोर्सेज को फॉलो करिए और ऐसे जो है ना प्रॉब्लम्स आप इश्यू फेस कर रहे हैं, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके।
ओके, एम आई ऑडिबल? बस इतना बता दीजिए। यस मैम। यस मैम। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा था कि एग्जाम स्ट्रेटेजी, कैसे एग्जाम को फिनिश करें, तो उसमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए। आपको बहुत, जैसे इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल है, आपको बहुत टेम्पटिंग लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उन सोर्सेज में एक दो पॉइंट ज्यादा ही हों जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगेन आप ये चीज का जरूर ध्यान रखिए कि इसका सिलेबस इतना वास्ट है और विद इन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर ही आपको कवर करना है। तो ये जो टेम्पटेशन है इससे बचिए, जो सोर्सेज हैं बताए गए सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, और इतनी ज्यादा उनकी रिवीजन करिए कि आपके नोट्स आपको याद हो जाने चाहिए कि आपने कहाँ पे क्या लिखा था। और अगेन जो अपना सिलेबस है ना, वो आप मार्च से पहले, जैसे प्रीलिम्स शायद मई के लास्ट में है, तो लगभग आप मार्च से पहले वीक तक आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिए। क्योंकि अगर आप बाद के लिए रखेंगे कि आप प्रीलिम्स के रिजल्ट या प्रीलिम्स के बाद करें, तो अगेन सिलेबस बहुत वास्ट है। आप सिलेबस को रीड करने से ज्यादा आपको जो टॉपिक चूज करने हैं ना, कि कहाँ से क्या पढ़ना है, सबसे बड़ी दिक्कत आपको वहां पे फेस करने को मिलेगी कि कौन सा सोर्स पढ़ना और क्या पढ़े क्या छोड़े। तो अगर इस कंफ्यूजन से बचना है, तो आप ये जो अपनी प्रिपरेशन है, या इसको अपने ऑप्शनल को मार्च तक फिनिश कर लीजिए। फिर अगेन जितनी रिवीजन हो सके, मतलब लगभग 20-25 रिवीजन आप अपने नोट्स की कर दीजिए। अपने नोट्स बनाइए जहां तक पॉसिबल हो। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रेपिटेटिव है, बार बार पूछे जाते हैं, उनको आप माइक्रो नोट्स जरूर बनाइए। मतलब माइक्रो नोट्स लाइक कि एंशियंट जो है पूरी आपकी 3-4 पेजेस पे कवर हो गई, जो उसमें आप मेन मेन जो ग्रामर मिस कर दीजिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखिए। और क्योंकि वो जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो एग्जाम से पहले का टाइम होता है, उसमें आपको उन टॉपिक्स को रिवाइज करने में हेल्प मिल जाएगी। फिर पीवाईक्यू सबसे मस्ट है किसी यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में। इसमें पीवाईक्यू तो ऐसे है कि आपकी जो गाइड मेन है ना, वो पीवाईक्यू है। 20 साल के कम से कम आपको क्वेश्चन एनालाइज करने हैं। आप कोई ऐसी बुक खरीदिए, मार्केट में अवेलेबल है, जो टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज कि किस टॉपिक से क्या आया, चाहे अनसॉल्व हो, उसको खरीदिए। और किन टॉपिक से बार बार पूछा जा रहा है, उनको बहुत अच्छे से करिए और अपने नोट्स बना लीजिए। तो क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शन में एक तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से कर ही डालिए। और स्टैटिक सब्जेक्ट है, कोई नया इनोवेशन इसमें कुछ होते ही नहीं। कुछ करंट अफेयर्स का कोई रिलेटेड होता है जी, बहुत रेयर केस में होता है कि कोई नई डिस्कवरी हुई है। तो इसलिए ये जो ऐसा सेफ, बहुत ही सेफ एक ऑप्शनल माना जाता है कि स्टैटिक है, उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन को, तो पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। फिर है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर टू गेट गुड मार्क्स। सबसे पहले मल्टीपल रिवीजन, सेकंड माइक्रो नोट्स बनाइए, तीसरा जो मैप है ना, जैसे मैंने ऐसा करा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन मैप का होता था, उसको मैं बाद में करती थी, लास्ट में इसलिए करती थी कि एक तो उसमें बड़े सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, तो उनमें सोचने में भी टाइम जाता है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको मैथ का क्वेश्चन पहले अटेंड करना है या लास्ट में, ये टोटली आपके ऊपर है। फिर इसके अलावा स्ट्रिक्ट जो टाइम पीरियड है ना, आपको शुरू पहले क्वेश्चन से ही स्पीड पकड़नी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि पहले के क्वेश्चन आपने बहुत परफेक्ट लिख दिए, लेकिन जब बाद में टाइम कम बचता है ना, तो जो पहले आपने जितना भी लिखा है ना, उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एंड के आपके क्वेश्चन बहुत बिगड़ जाते हैं। तो आपको टाइम पीरियड का बहुत ध्यान रखना है। अपनी वॉच के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करिए कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको ये सेक्शन खत्म करना है, कितना किसके स्पीड फुल रखिए, डायग्राम्स बनाइए जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मानो कोई आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन आता है, जैसे चोला आर्किटेक्चर के ऊपर जैसे क्वेश्चन आया था 2022 में, तो उसके डायग्राम्स जरूर बनाइए। कुछ ऐसा आप डायग्राम्स बनाओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। मैप्स यूज करिए जहां जहां जरूरत है। कोई भी जब आप मैप ड्रॉ करोगे, तो एक बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि स्टूडेंट को नॉलेज अच्छी है। तो और ऐसे क्वेश्चन जैसे मानो कंपल्सरी क्वेश्चन है और उसमें 4-5 सब पार्ट्स हैं, और आपको एक क्वेश्चन मानो आपको अच्छे से परफेक्टली नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ उसके बारे में जरूर लिख के आइए, चाहे 2 नंबर भी मिल गए, तो वो आपका लिस्ट में इन होना या आउट होना भी डिसाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर है सोर्सेज अदर देन स्टैंडर्ड बुक, तो इसमें सबसे जो मुझे हेल्प करता था, वर्ड हिस्ट्री में मैंने एक चीज करी कि एक हिस्ट्री सिंप्लीफाइड एंड ओवर सिंप्लीफाइड करके कुछ चैनल्स हैं। अमेरिकन चैनल है शायद ये, या यूरोपियन, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो ना उसमें उन्होंने पूरी वर्ड हिस्ट्री को कार्टून्स बना बना के, विजुअल एड के थ्रू, मैथ के थ्रू, फनी तरीके से, जबकि बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसमें फनी तरीके से समझने का ये भी फायदा हो जाता है कि आपको कहानी याद रहती है। और आप ऐसे जो चैनल्स है ना, उनको
जरूर देखिए, सब्सक्राइब करिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, रेवोल्यूशन हो गए, रशियन रेवोल्यूशन, उन सबको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो आपको एक बिगर पिक्चर आपको समझ आएगी कि इवेंट कैसे अनफोल्ड होते हैं। फिर एक काम आप और कर सकते हैं। मानो आपको कहीं से एक आप ज्यादा सोर्सेज अब नहीं कवर कर पा रहे हैं और आपके पास टाइम पीरियड लिमिटेड है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और लिमिटेड टाइम पीरियड है। तो वो कोई एक किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट की एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए। स्टैंडर्ड बुक इज लाइक के इन लोगों ने बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा करके कोई एक बुक ये जो अपनी तरफ से छापते हैं, लाइक मॉडर्न की होगी, वर्ड की होगी। लेकिन वर्ड में मैंने ये फील करा है कि ये बहुत डिटेल्ड बना देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। तो लाइक मॉडर्न एंड मिडिवल में ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स को आप यूज कर सकते हैं, किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन की, कोई भी हो सकती है। फिर आप रीडिंग में इंटरेस्ट क्रिएट करिए। हिस्ट्री रीडिंग में आप जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा ना, तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आने लगेगा, फन आएगा। आपको हिस्ट्री एक बोरिंग कहानी की तरह नहीं लगती। एक बड़ी, जैसे हम बचपन में इंटरेस्टिंग स्टोरीज अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से सुनते थे ना, तो उस तरीके से आपको हिस्ट्री याद रहेगी। कुछ यूपीएससी से हटके जो किताबें लिखी गई हैं हिस्ट्री के ऊपर, लाइक व्हाट इज हिस्ट्री, ऐसी ऐसी किताबें पढ़िए आप। तो ये जो है ना, ये बहुत ही आपकी एक आपके आंसर को बहुत मैच्योर लुक देगी। और आपका जब सबसे, क्योंकि ऑप्शनल में जरूरी होता है आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना, क्योंकि लगभग 500 नंबर का ये पेपर, लगभग क्या 500 ही नंबर का पेपर है। तो जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो एक बोझ की तरह लगने लग जाता है हिस्ट्री। इसी कारण बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है ना, उनको हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद भी नहीं आता, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं अच्छे से जाता। तो यूट्यूब पे जो मैंने ओवर सिंप्लीफाइड हिस्ट्री करके चैनल है, आप उसे देखिए, हिस्ट्री ओवर सिंप्लीफाइड करके। बाकी मैं ट्राई करूंगी कि मैं ग्रुप में उनके लिंक दे दूं, तो आप डायरेक्टली खोल लीजिए, तो आपको वर्ड हिस्ट्री तो खासकर बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। वो अच्छे से समझा देंगे। फिर उसके अलावा जो फिलोसफिकल जैसे पॉइंट्स है ना, जैसे कि कांट की क्या फिलोसफी थी, रूसो की क्या फिलोसफी थी। एक ना इंडियन चैनल है, मैं अभी नाम नहीं मुझे उसका याद आ रहा है एग्जैक्टली, उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी ग्रुप में। तो उसमें आप उसमें एक प्रोफेसर है, एच एस सिन्हा करके प्रोफेसर है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, आई थिंक साइकोलॉजी के वो एचओडी थे। तो उन्होंने ना छोटी छोटी वीडियो है लगभग 20 मिनट की, तो जब भी आप कुछ फ्री हो या कुछ कर रहे हो, हेडफोन लगाइए और उन ना फिलोसफी की वीडियोस को सुनिए। तो आपको इतने अच्छे से वो समझ आएगी जो कॉन्सेप्ट है। लाइक मुझे भी ये दिक्कत होती थी कि प्लेटो और एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, इनके जो आइडियाज थे इनके मिक्स हो जाते थे, बहुत बार ऐसा होता था। फिर बाद में जो भारत इंडियन फिलोसफीज हैं, जैसे वेदांत क्या है, बाकी भी जो 5-6 स्कूल है फिलोसफी के, तो ये जो मिक्स हो जाते थे ना, तो वो जो प्रोफेसर है उन्होंने बहुत अच्छे से लेमन टर्म्स में समझा रखा है। तो जब भी आप फ्री हो, जा कुछ कर रहे हो, हेडफोन लगाइए और उन वीडियोस को सुनिए। एच एस सिन्हा करके उनका नाम है। तो वहां पे एक तो आपको इसमें तो हेल्प होएगी ही होएगी, इसके अलावा जो एथिक्स का पेपर है ना, पेपर 4, उसमें आपको इतनी ज्यादा इन वीडियो से हेल्प मिलेगी ना कि आप ऐसे, क्योंकि फिलोसफिकल कोट जितने ज्यादा आप मेंशन करते हो एथिक्स वगैरह के पेपर में, उतना हेल्पफुल रहता है। तो आप इन कोट्स को, जब वहां पे अलग अलग फिलोसोफर को आपने कोट कर दिया, तो ये एग्जामिनर को जैसे देखने में लगता है कि जो स्टूडेंट है वो वेल रेड है, उसने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो वहां पे आपको हेल्प होगी। तो ये जितने भी मैंने एक्स्ट्रा सोर्सेज है, यूट्यूब के चैनल बताए हैं, इनका मैं आपको लिंक ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप उनको जरूर देखिए, सुनिए, और ये आपको डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल हेल्पफुल होएंगे। अब अगर आपका कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, फिर हम अपने सेशन को एंड करेंगे। और ऐसे सेशन मैं ट्राई करूंगी कि और लेती रहूं, और पीडीएफ वगैरह अपने ग्रुप में शेयर करती रहूंगी। अगर मैम, अब आप हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल? बिकॉज अभी तक मैंने आंसर राइटिंग की नहीं है, ना कि मेंस की भी नहीं की है। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि ऑप्शनल से, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, मैं उससे आंसर राइटिंग अपनी बिगिन करूँ इसी मंथ से। तो कैसे स्टार्ट करें? देखो, एक ना आंसर राइटिंग में ना सबसे पहले हमें ना ऐसा लगता है कि जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तब हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चाहे अब ना आप आंसर लिखना शुरू करिए करिए चाहे आपने बहुत बुरा भी आंसर, जैसे मुझे ही लगता था कि मेरा आंसर बहुत घटिया मैंने लिखा हुआ है, तो भी मैं लिखती थी। लिखने से कम से कम मेरी एक हेजिटेशन खत्म होती थी। फिर मैं खुद को ही इवेलुएट करती थी कि यहाँ पे मेरी कमी थी, जिसकी वजह से, जहाँ पे सुधार की जरूरत का है, क्या मुझे प्रेजेंटेशन में सुधार की जरूरत है, जहाँ मेरी कहीं नॉलेज में कमी है, जहाँ कहीं कंटेंट में कमी है, जहाँ कौन से पॉइंट मिस हो गए और क्यों मिस हो गए। जब आप ऐसे खुद को एनालाइज करोगे ना क्वेश्चन लिखने के बाद, तो जब फिर आप नेक्स्ट
पढ़ोगे तो उसमें आपको आपके उसमें भी सुधार होंगे। तो ये आपको एक तो हेजिटेशन खत्म करनी है कि आप बाद में जा कल शुरू करेंगे। आंसर राइटिंग आपकी आज से ही शुरू होनी चाहिए। जैसा मर्जी लिखिए, सही नहीं लिखिए, क्योंकि आंसर राइटिंग का मेन मोटिव तो यही है कि आपको सुधार करना है। तो जैसे भी लिखिए, आप लिखना शुरू करिए। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मेरा आंसर थोड़ा ठीक है, तो आप किसी से पीयर रिव्यू करवा सकते हैं। तो उसमें जो एक थर्ड आई व्यू है, आपको जो दूसरे का ओपिनियन है वो जानने को मिलेगा कि कहाँ आप सुधार सकते हैं। तो आप बिल्कुल अभी शुरू करिए, इसे डिले मत कीजिए, क्योंकि अगेन स्पीड का भी इशू आएगा, आपको कंटेंट का भी इशू आ सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। आंसर राइटिंग के दौरान जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उसका क्या करना चाहिए? वो प्रैक्टिस के साथ आपकी जाएंगी। आप जितना लिखेंगे ना, आपकी क्योंकि इसका कोई भी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है नहीं। बिल्कुल ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। एक बड़ा माइनर सा उनका एक रोल होता है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका कंटेंट क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो रीडर जो है, एग्जामिनर है, उसे समझ आ रहा है कि नहीं। और इसके अलावा जब आप न्यूज़पेपर मानो आप पढ़ते हो, तो रीडिंग की हैबिट बनाएंगे जब आप, ये सब जब आप करेंगे, तो उसके थ्रू ग्रामेटिकल जो बोलने की कोशिश करिए कि आप अपने जब अपने पीयर जो ग्रुप है, आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें आप कोशिश करिए फिर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। हेजिटेशन होती है क्योंकि हमारी तो मदर टंग ही हिंदी, जहाँ जो भी आपकी रीजनल भाषा है वो है। लेकिन ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्कोर अच्छा करना है। तो ये सब जो हमारी हेजिटेशन होती है, इसे अवॉइड करिए। ज्यादा से जितना ज्यादा आप लिखेंगे, ये उतना ही ग्रामेटिकल एरर्स है वो कम होती जाएगी। और जब आप अपने आंसर्स को रिव्यू करवाएंगे ना, तो तब भी आपको जानने को मिलेगा कि कमी एक्चुअल में आ कहाँ रही है। तो ये प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस के साथ चली जाती है। मैम अच्छा, कुछ ज्यादा मैटर इंट्रोडक्शन करता है कि कंक्लूजन। प्लीज रिपीट करिए। यस आयुष। मैम ये ज्यादा मैटर करता है क्या मेंस में कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है लिखने के टाइम पे? डिपेंड करता है, देखिए, माइनर तक छोटी मोटी मिस्टेक्स तो चल जाती है। टेंस आपने गलत लिख दिया, ठीक है, ईडी नहीं लगाया, इज आर, ऐसी मिस्टेक्स चल जाती है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं। कई बार होता है ग्रामेटिकल एरर की वजह से आपका पूरा मैसेज ही चेंज हो जाता है, कि आप जो कहना चाह रहे हो उसका पूरा मैसेज ही बदल गया। तो कम से कम वो ना हो। अगर ग्रामेटिकल एरर भी आ वही रही है तो कम से कम। प्रोनाउंस वाली ही हाँ आती है जी। मैम, जैसे इज दैट ये टू, यही थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं तो वही। तो नहीं नहीं, ये बहुत ही माइनर सा इशू है, ये प्रैक्टिस करेंगे जब आप ये काम कर लीजिए। एक बार आप ग्रामर के जो भी रूल्स हैं आप उसे पढ़ लीजिए, नहीं क्योंकि मैम, वो तो पता है, जैसे होती कि है हम जब हम। सोच भी मैम हम सोच थिंक भी कर रहे होते, सोच भी रहे होते हैं और लिख भी रहे होते हैं स्पीड में, तो मैम उस टाइम पे नहीं थोड़ा बहुत छूट जाता है। बिल्कुल वो इट्स ओके, वो हो तो जाता है, वो वही नॉर्मल मुझे है, इट्स पूछना था नॉट। कि वो जैसे कि कोई ना कोई अगर मैम यही पूछना था मेनली। नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं, बस आप अपना मैसेज, अपना पॉइंट अच्छे से कन्वे कर रहा है, तो इट्स ओके कि अगले को समझ आ गया। ये बहुत ही माइनर इशू है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं है कि इसकी वजह से आपके मार्क्स अलग से कट जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैम एक जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, इसका कोई जी मतलब कोई प्रोटोकॉल या रूल होता है कि हम आंसर को कैसे फ्रेम करना है, कैसे उसको सम अप करना है, कैसे कंक्लूजन करना है? इसके लिए अगर कोई है आपके पास सोर्स, तो आप उसका थोड़ा बता दें। बिल्कुल। जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट वो क्या था, किस क्लास है ना, ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन जो देंगे ना, उसके उसमें जो की वर्ड है ना क्वेश्चन का, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब आप इम्पैक्ट इसमें नहीं लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। आप उसमें बताएंगे कि क्या था, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ, कहाँ पे हुआ, और क्या क्या चेंजेस आए। फिर जब आप आएगी आपकी मेन बॉडी, जब मेन बॉडी की बात आती है ना, इसमें अब आप जो क्वेश्चन में जो डिमांड करा गया है ना कि इम्पैक्ट क्या था, अब आप एक हेडिंग डालिए। हेडिंग में लिखिए इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो जब आपने हेडिंग बना दिया, अब आप पॉइंट वाइज, या जैसे भी पॉइंट वाइज ज्यादा बेटर, इसलिए कि एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन, नीट एंड स्ट्रक्चर्ड वे में बड़ा आंसर जब पढ़ने को मिलता है ना, तो एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो बड़ा अच्छा सा एक अच्छा लगता है पढ़ने में। तो फिर मेन बॉडी में आपको सारा जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखना है।
तो उसमें पॉइंट बाय पॉइंट आप सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या इम्पैक्ट था, मिडिल क्लास पे क्या इम्पैक्ट आया, एग्रीकल्चर पे क्या आया। ऐसे सब एक एक पॉइंट आपको मल्टी डायमेंशनल वे में आपको कवर करना है। मल्टी डायमेंशनल के हर एक जो डायमेंशन है, एस्पेक्ट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसे कवर करेंगे। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ड लिमिट क्या प्रेस्क्राइब करी हुई है। मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको लगभग 150 वर्ड लिखने हैं, 2 पेज लगभग होते हैं। तो उसमें आपको फिर आप उतना ही कंसाइज करते जाइए। अगर क्वेश्चन 250 वर्ड का है तो आप उन अपने पॉइंट्स को थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखिए। अगर 10 वर्ड 150 वर्ड का है तो आप छोटा लिखिए। तो फिर आती है बात कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आपको क्या करना होता है, एक तरह का समराइज करिए अपने सारे पॉइंट्स को कि देखिए इम्पैक्ट वाज एक तरह का, जैसे इसी में इम्पैक्ट में आप क्या लिखोगे कि it affected all the sections of the society and brought important changes in society, political system और वर्किंग क्लास पे क्या। इस तरह बहुत तरीके होते हैं कि आप कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। लेकिन कंक्लूजन में आप एक तरह का किसी चीज को आप एंडिंग कर रहे हो कि देखो ये टॉपिक मैंने सारा डिस्कस कर लिया, अब मेरा कंक्लूजन जब मेरी तरफ से ये समराइज जो मैंने जो भी ऊपर लिखा है उसका समराइज ये है, तो उसका कंक्लूजन जहाँ उसका निचोड़ ये निकलता है। तो इस तरह ये 3 पार्ट्स में हर एक आप अपने क्वेश्चन को डिवाइड करिए। पहले आप इंट्रोडक्शन, जो मेन की वर्ड है क्वेश्चन का, उसे डिस्कस करिए। 2-3 लाइन से ज्यादा ना हो, ज्यादा बड़ा ना हो। फिर आप हेडिंग बनाइए, मेन बॉडी को डिस्कस करिए और फिर कंक्लूजन। और कंक्लूजन में आपको ये अलग से हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं कि कंक्लूजन, आप ऐसे ही एक एंड में पैराग्राफ बना के उसे कंक्लूड कर सकते हैं। मैम मैम ये जैसे कि आंसर राइट करते हैं तो ये ईयर का कितना रहता है कि आप ईयर भी मेंशन फिर करना होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे पुष्यमित्र शुंगा का, जब ये शुंगा जैसे डायनेस्टी स्टेब्लिश की थी कुछ तो टॉपिक ही हैं। हाँ, आप क्या कर सकते हैं इसमें, जो एक सेंचुरी है ना, आप रफली सेंचुरी को मेंशन कर दीजिए तो उससे भी काम चल जाएगा। उसमें आपको एग्जैक्ट ईयर लिखने की जरूरत नहीं थी कि इस ईयर में ये रूलर आया उसने इसको डिथ्रोन कर दिया, क्योंकि उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक रीजन रीजन ये भी है कि जो एंशियंट हिस्ट्री है ना वो अभी तक बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। कोई मानता है कि वैदिक एज इस टाइम से स्टार्ट होती है, कोई बोलता है कि बाद में होती है, मॉरियंस कोई बोलता है कि इस टाइम पे आते हैं, कोई उस टाइम पे। तो इस वजह से आप ईयर प्रॉपर तो मेंशन मत कीजिए, कम से कम रफली सेंचुरी लिख दीजिए कि इस सेंचुरी में। तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, एग्जैक्ट ईयर आपको मेंशन करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। लेकिन जो बहुत ही मैम इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन मानो पूछा गया, मानो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूछा गया, तो उसमें तो आप एग्जैक्ट ईयर ही लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां पे सेंचुरी आप मत मेंशन करिए। बोल्शेविक रेवोल्यूशन कब हुआ तो उसका भी आप ईयर मेंशन करिए, ना कि सेंचुरी। तो ये इस तरह आप मॉडर्न में एंड मिडिवल में कम से कम आप ईयर लिख सकते हैं। लेकिन जो 1000 से सेंचुरी से जो पहले के हैं उनमें आप सेंचुरी से ही काम चला सकते हैं। मैम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे आते हैं जो फिलोसफिकल या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसका कोई डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं मिल रहा होता, उसका क्या अप्रोच रखे? जैसे अभी बात हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो इट्स काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन जिसका हम इम्पैक्ट मतलब सब हेडिंग इम्पैक्ट लिख के और पॉइंट लिख सकते थे कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ये हो, सोशल इम्पैक्ट ये हो। बट जब कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसका हम सब हेडिंग क्या लिखें एंड उसको फिर क्या उसका अप्रोच क्या होनी चाहिए? इंट्रो एंड मेन बॉडी एंड कंक्लूजन का अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए अगेन इंट्रोडक्शन में कीवर्ड चुनिए कि उस क्वेश्चन का मेन कीवर्ड क्या है। तो आप जो फिलोसफिकल जो कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, मानो कोई मोरालिटी या कुछ, आई थिंक वॉइस ब्रेक हुई, अब ठीक है? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ऑडिबल। एम आई ऑडिबल? मैम यस यस मैम। मैम, यू आर ऑडिबल। ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आप ये कर सकते हैं कि ओके ओके, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि यहाँ फिलोसफिकल ऐसे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड आप चुनिए कि वो जो फिलोसफिकल जो पॉइंट है, मानो एथिक्स की, मॉरल्स की, वैल्यू की बात हो रही है, तो आप उसको चुनिए और उसको एक्सप्लेन करिए। फिर अगेन यहाँ पे आपको हेडिंग बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे कुछ भी पूछ नहीं रहा है, जबकि आपको बोला गया है कमेंट करिए, कुछ ऐसा करने को बोला गया है।
तो ये जो सब हेडिंग या हेडिंग की अप्रोच है, ये उन क्वेश्चंस में ज्यादा रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट रहती है जहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा गया हो कि अच्छा इम्पैक्ट बताइए, कॉज बताइए, रीजन बताइए, ये सब चीजें जब सरकमस्टांसेस, ये सब चीजें जब, तो उनमें जब फिलोसॉफिकल ऐसे, इसको आप यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म्स में भी लिख सकते हो। पैराग्राफ फॉर्म में इसलिए लिख सकते हो क्योंकि अगर आपको बहुत डायरेक्ट नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या लिखना है उसमें, तो आप पैराग्राफ में छोटे छोटे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए जब लिख दोगे, तो एक तरह का वो अच्छा आंसर तैयार हो जाता है। तो ये जो हेडिंग एंड सब हेडिंग अप्रोच है, वो हर हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उन्हीं क्वेश्चन के लिए जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। बट जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेन वहां पे आप जो पैराग्राफ है, स्मॉल पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ मत बनाइए, उसमें आप लिख के काम चला सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ये मैपिंग के क्वेश्चन से वो हर साल के साथ में बहुत ही ज्यादा बोल्ड और डीप आ रहे हैं, तो मैम उसकी बेस्ट सोर्सेस क्या रहते हैं? मैप्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, क्वेश्चन 1। यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैप की स्ट्रेटेजी एकदम डिफरेंट है, उसे हम एक अलग से सेशन लेंगे और मैं उसमें आपको समझाऊंगी कि मैप जो मैप का क्वेश्चन है उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। वो एक अलग जो सेशन है उसमें पूरे तरीके से समझा देंगे, क्योंकि उसका थोड़ी अप्रोच भी अलग है। यस मैम, थैंक यू। Ma'am, ma'am, one last question, please. Ma'am, what's your जी जी बोलिए। mindset when you entered in the exam hall to writing your optional paper? What what's running inside your mind? Because इतनी सारी सब चीजें चल रही होती, इतना सब कुछ पढ़ा होता है, तो how you handle your peer pressure and then you आप उसे कॉपी पे उतारते हो, इतने सारा नॉलेज आपके पास रहता है, तो what's your mindset? आपके माइंड में क्या चल रहा होता है उस टाइम? हाँ, मैं बताती हूँ। जैसे मानो एग्जाम शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं, तो सबसे पहले तो आप मानो एग्जाम सेंटर पे आगे 1 घंटा पहले पहुंच गए, तो ज्यादातर स्टूडेंट आप देखेंगे कि वो रिवाइज कर रहे होते हैं, रिविजन पे चल रहे होते हैं। तो उस टाइम थोड़ी सी बिल्कुल घबराहट हो रही होती है कि ये रह गया, इसका रिवाइज नहीं करा, ये और पढ़ सकते थे, ये सब आपके दिमाग में चलेगा। लेकिन मेरी अप्रोच ये थी कि मैं माइक्रो नोट्स, जैसे मैंने बताया, मैं हर एक टॉपिक पे बनाती थी। तो मानो अभी एक पेपर 1 शुरू होना है, तो उससे पहले जो एंशियंट एंड मिडिवल है, उसके मैंने जो माइक्रो नोट्स बनाए होते थे, मेरा यही रहता था कि मेरा दिमाग इधर उधर भटकने की बजाय मैं उन माइक्रो नोट्स को जितनी बार हो सके मैं रिवाइज करूँ। तो बार बार मैं उन्हें रिवाइज कर लेती थी, तो मुझे एक थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आ जाती थी कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है। फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाके अंदर एंटर करके बैठ जाती हो ना, फिर आपको सबसे जब क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सबसे पहले तो आप जल्दी जल्दी देखते हो कि क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। फिर एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाएगा जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है, फिर आप थोड़े से घबरा भी जाते हो। लेकिन फिर जब आप अब आपको टाइम स्टार्ट हो गया कि अब आपको पेपर शुरू करना है, तो लेकिन जब आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हो ना, तब सिर्फ पूरा फोकस आपका आंसर राइटिंग पे ही आ जाता है। तब आपको ये जो घबराहट, ओवर थिंकिंग सब बंद हो जाती है, क्योंकि अब आपको उस प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर, उन वर्ड्स के अंदर, उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको अब सब कुछ कवर करना है। तो जब आप वहां पे लिखना शुरू हो जाते हैं, फिर आप दिमाग भटकना आपका बंद हो जाता है। आपका पूरा रिकॉल करने की आप कोशिश करते हो कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करूं कि मैंने क्या पढ़ा, और डायमेंशन ऐड कर दूं। फिर टाइम के ऊपर आपका थोड़ा फोकस रहता है। तो जब एग्जाम शुरू होने से पहले तक ही वो थोड़ा सा जो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपको थोड़ी हेजिटेशन होती है। लेकिन जब आप एग्जाम लिखना शुरू कर देते हो ना, तो ये सब चला जाता है, आपका पूरा फोकस फिर आपका एग्जाम कंप्लीट करने पे आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप घबराओगे, कम से कम एग्जाम लिखने के दौरान तो ऐसी घबराहट नहीं होती। Thank you. मैम जैसे कि हम अपने नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद में टॉपर्स के नोट्स हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर ऐसी टेम्पटेशन आती है कि यार मेरे नोट्स तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनमें, ये इतने सारे अच्छे नहीं से तो पढ़ते हैं, तो मैम क्या करना इसी चाहिए? इसी टेम्पटेशन से आपको बचना है, सबसे इम्पोर्टेंट। उनके नोट्स पढ़ लेंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, फिर दूसरे टॉपर के आप नोट्स पढ़ेंगे, उसमें 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलेंगे। फिर आपको लगेगा अरे मेरे नोट्स में तो ये है ही नहीं। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि आपको वही 20 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, ज्यादा से ज्यादा कितने ही पेजेस लिखने हैं। और वही कि आप मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने की कोशिश करिए। हर एक जितने सोर्सेज उठाएंगे ना, उसमें दो तीन पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको लगेंगे मेरे नोट्स अच्छे नहीं है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि आपके नोट्स अच्छे हैं। बट शर्त यह है कि सच में आपके नोट्स अच्छे हो। अच्छे नोट्स का मतलब ये है कि आपने रेलिवेंट पॉइंट्स को आप एड्रेस कर रहे हो और टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, आपके फैक्ट्स सही हैं उसमें लिखे हुए,
और PYQ के बेसिस पे आपने अपना पूरा रिसर्च कर रखी है और सिलेबस आपने कवर कर रखा है। तो आपको इन टेम्पटेशन से बिल्कुल बचना है। ये इतना बड़ा ऑप्शनल है ना कि जितने आप एक बार गूगल पे सर्च करिए और 10 सोर्सेज आपके निकल आएंगे। तो मत करिए आप अपने, क्योंकि टाइम लिमिट भी बहुत कम होती है, 3-4 महीने में आपको खत्म करना है, तो आपको इन टेम्पटेशन से बचिए आप। आंसर राइटिंग इसकी पीवाईक्यू से लेकर के देन हम टेस्ट सीरीज पे शिफ्ट करें मैम, मेरा ये अप्रोच है, ये सही है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं करी। उसका ये भी कारण था कि एक तो PYQ के ऊपर मैं 20 साल की कह रही हूँ, बट मैंने कम से कम 20 साल से भी पीछे के जाके कवर कर चुकी थी कि क्या क्या आज तक पूछा गया है। तो ये एक बात थी। दूसरा, मैंने टेस्ट सीरीज इसलिए भी नहीं करी क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे या कुछ ऐसे मेंटोर्स थे जो हिस्ट्री में बहुत अच्छे थे। तो मैं उनसे अपने आंसर लिख के उनको चेक करवा लेती थी। तो इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी फिर से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ तो कि कोई मेरा आंसर रिव्यू, क्योंकि आंसर रिव्यू तो मैं करवा रही थी। मेरे पास 3-4 लोग थे जिनको मैं अपने आंसर भेजती थी और बहुत अच्छा, मुझे इवन एसोसिएट प्रोफेसर भी थे कुछ, तो कुछ यूपीएससी में ही थे, यूपीएससी में मेंटोर्स हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी, तो मुझे कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। तो PYQ एंड जो वो मैं खुद प्रैक्टिस कर रही थी, उसके बेसिस पे मेरा काम चल गया। मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, वो लाके तो हम खुद ही कर सकते हैं ना। बिल्कुल, सब यही मैं कहना चाह रही हूँ कि देखो, टेस्ट सीरीज का मकसद ये है कि आप अपनी कमियां ढूंढ पाओ। तो देखो, जब आपने टेस्ट सीरीज खरीदी, कोई क्वेश्चन आया, आपने उसके ऊपर आंसर लिख दिया। अब आप जब उसे इवेलुएट करेंगे, उसका मॉडल आंसर साथ में मिलता है, तो आप इवेलुएट करिए, आप देखिए कि अब आप में कहाँ कहाँ कमी थी, तो उन कमियों को सुधारिए। तो यहाँ आप वर्क करिए, PYQ पे वर्क करिए, आप अपने काम आंसर को रिफॉर्म करने पे वर्क करिए, ना कि टेस्ट सीरीज के पीछे लग के पैसा और टाइम दोनों वेस्ट करो। कोई और डाउट आपका? मैम अगर पॉसिबल हो सके तो अपने नोट्स तो जरूर अपलोड करिएगा ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक ही बार में सारे शेयर कर दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा नोट्स अपने, जो अगेन मैंने हैंड रिटन बनाए और बाकी बुक्स से मुझे नहीं मिले, मैंने भी 10 सोर्सेज से उठा के कम से कम बनाए होंगे, उनको मैं PDF बिल्कुल ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगी। जो हिस्ट्री का ग्रुप है उस पे प्रोवाइड करा जाएगा, फिर इस ग्रुप पे भी शेयर कर दिया जाएगा। हिस्ट्री के लिए इसलिए क्योंकि वहां पे कम से कम क्लैरिटी रहेगी, मुझे भी आइडिया रहेगा कि कहाँ कहाँ है कम से कम। तो वही नोट्स को इधर भी शेयर करा जाएगा। आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। हेलो मैम। हेलो। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी आवाज कट गई, दोबारा प्लीज रिपीट करिए। हेलो मैम, अभी आवाज जा रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। जैसे कि मैंने 2 बार मेंस दिया है, तो मेरा अच्छा गया है। और मतलब इंटरव्यू में मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं पाया है। तो मतलब क्योंकि मैं हमेशा से सेल्फ स्टडी करी हूँ और मैं ज़्यादा इतना बात मुझसे नहीं होता है किया। तो बस उसका अगर कोई आइडिया आपका देना है तो आप मुझे दे सकते हो कि आपका अंदर से क्वेश्चन इंटरव्यू कॉन्फिडेंस। से रिलेटेड है? जी। हम्म। ओके, कॉन्फिडेंस मेरे अकॉर्डिंग 2-3 चीजों से आता है। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस आता है आपकी नॉलेज से। जब आपके पास किसी को आंसर करने की एबिलिटी आ जाती है ना, कि किसी ने आपको क्वेश्चन करा और आपको उसको आंसर कर पाए, तो उससे कॉन्फिडेंस में बहुत राइज होता है। ये आप सबसे पहले एक ये चीज डेवलप करिए कि आप अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए। अगर यूपीएससी की आप इंटरव्यू की बात करें, तो यूपीएससी का जो नॉलेज बेस है आप उसको बढ़ाइए। दूसरा, इंट्रोवर्ट होते हैं लोग, बहुत इंटरेक्शन नहीं करना चाहते और अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन कम से कम आप अपना जब देखो, इंटरव्यू का जो, एक तो पहले ही बात की, इंटरव्यू की जो फुल गेम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी से। उसे भी हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप यही करिए कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, खुद को ये कहिए कि आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो। जब आप में ये चीज आएगी, अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए, अपनी आर्ग्यूमेंट करने की जो आपकी पावर है, आप उसको इंक्रीज करिए कि जो अगला आपको काउंटर क्वेश्चन करता है ना,
तो आपके पास एक बहुत ही मैच्योर आंसर जो है उस पॉइंट को काउंटर करने के लिए बड़ा एक रैशनल सा आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा। बिल्कुल, आप बातचीत करने से तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंक्रीज होता ही है, लेकिन सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, नॉलेज बेस बढ़ाइए। बाकी इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम डिटेल में अलग से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप फिलहाल तो यही करिए, खुद को बेस्ट मैम समझिए बस। मैम जैसे मेरा ये डाउट है मैम, जी मैं जैसे हर दिन में मेरा ये माइंडसेट रहता है कि मैं हर दिन अपना बेस्ट दूं, 100% दूं। जैसे मैंने कुछ जी सर्टेन क्राइटेरिया रख रखे हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ये टॉपिक करूंगा, एंड ये जब वो एट द एंड ऑफ द डे जब वो चीजें हिट नहीं होती हैं, तो रात में मैम मेरे को गिल्ट होता है कि दैट आई एम चीटिंग विथ माई सेल्फ, एंड वो फिर तो वो उस गिल्ट से हमें बचना चाहिए या फिर वो क्या करना चाहिए? मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ मैम। अगर कोई 2-3 दिन अगर मेरे अच्छे नहीं गए, तो फिर मैम मैं अलग ही लेवल में डिप्रेशन में चला जाता हूँ। तो वो उसका क्या, उसको कैसे हैंडल करें? देखिए, हाँ जी, गिल्ट सबको आता है प्रिपरेशन के दौरान। गिल्ट ये आता है कि आपको लगता है कि ये जो मैंने टाइम वेस्ट करा, मैंने और बेटर तरीके से यूटिलाइज कर लिया होता। तो जो आप कह रहे हैं कि आपके टारगेट्स जैसे पूरे नहीं हो पाए तो आपको गिल्टी फील होता है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने टारगेट्स को बहुत ही फ्लेक्सिबल रखिए और ऐसे रखिए जो सच में आप फुलफिल कर पाए। इनिशियली ये भी होता है कि हम ना कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ कवर कर ले, मतलब हम आधी पॉलिटी एक दिन में खत्म कर देंगे। बट आप ये ध्यान रखिए कि हमारी भी एक कैपेसिटी है, हम उसी कैपेसिटी के अंदर ही काम कर सकते हैं। टारगेट सेट करने को आप कुछ भी टारगेट सेट कर सकते हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल जो है ना सॉल्यूशन, कि आप अगर पॉलिटी के 2 चैप्टर कर सकते हो तो आप 2 ही कर सकते हो, तो उसको करिए। जो जो आपके टारगेट्स है ना उनको फ्लेक्सिबल रखिए। और ये जो बिल्कुल थोड़ा सा गिल्ट जरूरी भी है, इसलिए जरूरी है कि वो आपको मोटिवेट करता रहेगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करने से बचे और अपना फोकस एग्जाम के ऊपर रखिए। तो ये गिल्ट तो थोड़ा सा तो रहने दीजिए, लेकिन उससे डिप्रेस्ड होने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके साथ होता है, सबके टारगेट में जो है मिस होते ही होते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी यही है कि आप अपना जो थोड़ा सा डुएबल जो हो आपके आपके लिए, फ्लेक्सिबल हो, कुछ ऐसा टारगेट रखिए, कुछ हाई फाई टारगेट आप अपने लिए जहाँ जो अचीव नहीं आप कर सकते, कि जो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन कैपेसिटी में, ऐसे मत रखिए। और थोड़ा सा गिल्ट तो अच्छा है, वो आपको मोटिवेट करता रहेगा, लेकिन उससे डिप्रेस्ड मत और होइए, उसे चैनलाइज करिए। मैम सेकंड चीज ये कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे आपने हैंडल किया था, लाइक वो सोशल मीडिया एंड ऑल और फ्रेंड सर्कल वगैरह, तो मैम उससे कैसे आप अपने आप को पूरी तरह से कट ऑफ कर ली थी सोशल मीडिया से या फिर फ्रेंड सर्कल से, या फिर आपने मैनेज किया था दोनों ही, पढ़ाई और सोशल मीडिया एंड फ्रेंड सर्कल? हाँ, एक ना सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम सोचते हैं कि हम ना अगर ये सब चीजों से हम बिल्कुल 100% कट ऑफ हो गए तो हम बहुत पढ़ लेंगे और बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर चीज को ना बैलेंस करना है। आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ जो देगा, ये इसलिए जरूरी है। बट अब डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल पढ़ने वाला है, आपको मोटिवेट करता है कि दूसरा आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, तो आप मोटिवेट होंगे कि मैं इससे ज्यादा बेटर करूं, तो ये फ्रेंड सर्कल आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि खुद तो टाइम वेस्ट कर रहा है और आपका भी कर रहा है, तो ऐसे फ्रेंड सर्कल से आपको बचना है। लेकिन जो पॉजिटिव वाले दोस्त है ना, उनको बिल्कुल आप अपनी लाइफ से मत जाने दीजिए। वो इवन आपको हेल्प ही करेंगे। आप जब परेशान होगे तो कई बार ऐसे फेजेस आते हैं कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें लगेगा कि हम कर नहीं पाएंगे या कर भी पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे केसेस पे तो फ्रेंड सर्कल बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप अपने 100% कट ऑफ नहीं करना है, सेलेक्टिव आपको फ्रेंड्स रखने हैं जो आपको इस प्रेपरेशन और इस जर्नी में हेल्प करे और आपको मोटिवेट करते रहे। तो ये है। तो मैं मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल जो मुझे जर्नी में मेरे हेल्प कर रहे थे और सच में मोटिवेटिंग थे, उनको मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल रखा। और जो मुझे लगता था कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने उनसे बात वगैरह कम करी। और फिर बात आती है सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया का देखो, यूजफुल भी है वो और वो हार्मफुल भी है। क्योंकि अगर आप एक्सेस में कोई भी चीज कर रहे हो ना, तो वहां पे तो आपको लॉस होना बिल्कुल फिक्स भी है। तो यहाँ पे आप ये करिए कि एक सोशल मीडिया आप बिल्कुल 100% आपको बंद करने की जरूरत नहीं। मैंने बिल्कुल भी उसे ऐसा नहीं कि डीएक्टिवेट हो गई, मैं यूज करती थी लेकिन दिन में एक बार कर लिया।
और आप एप्स को डिलीटेड रखिए, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह उसको डिलीट रखिए। आप ओपन करिए तो मतलब इंटरनेट से जब करोगे तो टाइम टेकिंग भी होएगा। तो एक, हाँ, एक सोशल मीडिया का नुकसान ये रहता है कि जब आप देखते हो कि आपके जो साथ के लोग थे वो तो बहुत बेटर कर रहे हैं, आप पीछे रह गए, तो आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। उस कंपैरिजन की वजह से भी जो मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत अफेक्ट होती है। तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पे आप बिल्कुल बचिए ऐसे जो डिस्ट्रैक्शन वाली जो चीजें हैं। लेकिन ये आपको 100% कट ऑफ नहीं होना है, आपको हर चीजों को बैलेंस रखना है। आप अपने मेन मोटिव से मत हटिए, चाहे उसके साथ साथ आप घूमना करिए। मैंने अपनी प्रेपरेशन के दौरान बहुत घूमना करा, मुझे घूमने का बहुत शौक है कि जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना, फोर्ट्स विजिट करना, किसी भी नेशनल पार्क्स वगैरह। तो ये सब मैंने बिल्कुल करा, साथ साथ करा, लेकिन अपनी पढ़ाई को साथ रखते हुए। तो आप सब चीजों का ऐसे पॉजिटिव इस्तेमाल करिए। जो सोशल मीडिया है वो बहुत हेल्पफुल भी है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके साथ नुकसान भी है। तो ये अब आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो विजडम है उस पर डिपेंड करता है कि आप ये जो डबल एजेड स्वर्ड्स है उनको कैसे यूज करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए या खुद का ही नुकसान के लिए। तो वो आप करिए, कट ऑफ मत करिए, बस छटाई करिए कि कौन सा आपके लिए यूजफुल है। मैम, दो क्वेश्चन है मेरे। पहला मैम, जैसे कि हम आंसर राइटिंग करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्टोरियंस के नेम मेंशन करना नेसेसरी होता है? और सेकंड क्वेश्चन मैम, जैसे कि अपने इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं बहुत सारे मैम, जैसे कि अपने डीयू के अंदर हैं या जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो करंट जो एचओडीज वगैरह हैं, उनके नेम मेंशन करना थोड़ा फायदेमंद रहता है या नहीं? देखो, हिस्टोरियंस के अगर आप ऑप्शनल में नाम मेंशन करते हैं तो बहुत ही एक इम्प्रेसिव सा आंसर आता है, बहुत मैच्योर आंसर आता है। और डेफिनेटली आप कोशिश करिए जब आप नोट्स बनाते हैं ना, उसमें 2-3 हिस्टोरियंस के नाम नोट कर लीजिए, तो उसी को रिपीट करते रहिए। बाकी जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि जो कंटेम्पररी जैसे अभी हिस्टोरियंस है, लेकिन उनमें जो फेमस है ना, जिनकी राइटिंग फेमस है, जिन्होंने अच्छे थीसिस पे काम कर रखा है और जिनको मतलब जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो जानती है, उनको मेंशन करिए। वरना जो प्रोफेसर्स है, एचओडीज है, उनको आपको मेंशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जामिनर को उसके बारे में पता हो, जो आंसर जो चेक करा उसे पता हो। तो आप यही कोशिश करिए कि जो इम्पोर्टेंट, बहुत जो रिनॉन्ड, जिनको कहते हैं एमिनेंट हिस्टोरियन है, उनके नाम मेंशन करिए। और बिल्कुल मेंशन करेंगे तो एक अच्छा ही इंप्रेशन आएगा आपके आंसर में। नेक्स्ट थैंक डाउट। यू। अगर कोई और डाउट है तो प्लीज बताइए, फिर हम अपना सेशन एंड करते हैं। और मैं ट्राई करूंगी कि मैं और ऐसे डाउट सेशन लेती रहूं जिसमें आपके डाउट्स को क्लियर करने की, जहाँ अपने सजेशन देने की ट्राई करूंगी। अगर अभी आपका कोई है डाउट तो अभी आप पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम अपना सेशन एंड कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन। आई होप ये सेशन कुछ हेल्पफुल रहा आपके लिए। मैं कोशिश करती रहूंगी कि आपकी इस जर्नी में आपको हेल्प करूं, अपने इंसाइट और अपने जो नोट्स है वो भी शेयर करने की कोशिश करूंगी, आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करूंगी। और फ्यूचर में ऐसे सेशन हम लेते रहेंगे। सो वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।